अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? I was stuck in traffic. That's why the meeting I started is late. Okay, so आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Okay, starting with MBBS. हर किसी का ड्रीम होता है MBBS करना है और लोगों की खिदमत करनी है। कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि ना सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाना है। और लेकिन होता ये है कि हर कोई यहाँ तक पहुँच नहीं पाता, जिसकी वजह से अगर आप लोग आज एक MBBS स्टूडेंट हो, कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकेंड ईयर में है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप इस पोजीशन पे हो कि आप घर में आप लोगों को स्टार्ट से जैसे आपका एडमिशन होता है सब बोलना शुरू कर देते हैं डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिबा। तो एक वो फील होती है डॉक्टर डॉक्टर वाली। तो ये MBBS सिर्फ वो नहीं है। MBBS एक वास्ट, एक थोड़ी मुश्किल और इंटरेस्टिंग फील्ड है। तो मैं अपने बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, मेरी जो वीडियोस हैं मैं टॉक विद मोहसिन पे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ना MBBS जो है वो डिफरेंट है जितना लोग सोचते हैं। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ले लेते हैं और कुछ लोग जो है वो बहुत इजीली टास्क कर रहे होते, सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको रिजल्ट नहीं मिलता। मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर से यू वर्ल्ड सॉल्व करना शुरू कर दिया था। यू वर्ल्ड जो है वो बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं USMLE के लिए, बट स्टिल उनका सेमेस्टर तक क्लियर नहीं होता और इवन वो सप्ली में फेल होकर उनका एयर बैग भी हुआ है। तो अब ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, कम भी नहीं पढ़ना है, बहुत मॉडरेट वे में चलना है। कुछ लोग होते हैं वो अपना क्या नाम है सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म करके सिर्फ और सिर्फ स्टडीज में लग जाते हैं। तो मेरा जो ये इस मीटिंग का मकसद था कि मैं अपना पढ़ने का तरीका बताना चाह रहा था और मेरा पर्सपेक्टिव क्या है अपना खुद का MBBS के हवाले से। तो जब आप देखते हो कि जब आप देखते हैं कि हमारे पास MBBS है, MBBS में फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, फाइनल ईयर है। मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ जहाँ मॉड्यूलर सिस्टम चल रहा है इस वक्त जिन यूनिवर्सिटीज के अंदर। मैं डाओ की बात करूं, डाओ आपको फर्स्ट ईयर में कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स पढ़ाता है, सेकंड ईयर में कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स पढ़ाता है, थर्ड ईयर में अलग, फोर्थ ईयर में अलग, फाइनल ईयर में सबका बिल्कुल निचोड़ होता है उसके अंदर। तो जब हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर अगर आप बिल्कुल अच्छी प्रिपरेशन करो तो यू आर एबल टू गेट इनटू स्टेप वन। और USMLE स्टेप वन की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो मॉड्यूलर सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम था उसका बेसिक मकसद ये था कि बच्चा एट द एंड ऑफ द डे USMLE की जब तैयारी करने बैठे तो बैक ऑफ द माइंड उसके दिमाग में ये ना रहे कि ना उसने ये सब्जेक्ट कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा। इस वजह से उन्होंने इस स्ट्रक्चर को, इस पूरे होल एग्जाम स्ट्रक्चर को इस तरह स्ट्रक्चर किया है कि अगर एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट USMLE देना चाह रहा है और वो चाहता है कि वो सेकेंड ईयर के एंड में USMLE स्टेप वन दे दे और फिफ्थ ईयर के एंड में USMLE पार्ट टू दे दे। अब बात करते हैं कि ना मॉड्यूल्स क्या होते हैं और मॉड्यूल्स के अलावा क्या इस मॉड्यूल के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, मैं फर्स्ट ईयर की बात करूंगा तो फर्स्ट ईयर के अंदर है फाउंडेशन मॉड्यूल। फाउंडेशन एक टिपिकल मॉड्यूल है क्योंकि उसके अंदर इश्यूज कुछ इस तरह के हैं कि कोई भी सब्जेक्ट आपस में रिलेट नहीं करता। आप एनाटमी को देखें, एनाटमी हिस्टो के साथ रिलेट नहीं कर रही, कहीं पर भी रिलेट नहीं कर रही, सिर्फ एक दो जगह पर रिलेट करती है जब आप कार्टिलेजिस की बात करते हो। एपिथीलियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप हिस्टो में पढ़ते हो, उसके अलावा आप ना फिजियो में पढ़ते हो, ना एनाटमी में पढ़ते हो, ना कहीं और पढ़ते हो, तो उसका लिंक कहीं भी नहीं बनता है। बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। जब आप पैथोलॉजी की बात करते हो पैथोलॉजी डिफरेंट हो जाती है। आपको इतना इसीलिए बच्चा जब फर्स्ट ईयर में आता है ना तो थोड़ा कंफ्यूज रहता है फाउंडेशन के मामले में कि उसको पढ़ना क्या है। लेकिन जब आप जैसे ही ब्लड मॉड्यूल की तरफ जाते हो तो ब्लड मॉड्यूल के अंदर एनाटमी, फिजियो, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इवन अगर आप कम्युनिटी मेडिसिन और बिहेवियरल साइंसेज की बात करोगे सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं।
उसकी वजह ये है कि जब आप मॉड्यूल पढ़ रहे होते हो पूरा, और उसके अंदर आप देखते हो कि ना यार ये वाले जो सब्जेक्ट्स है ना, मैंने एनाटॉमी में भी ये चीज़ देखी थी, मैंने फिजियोलॉजी में भी ये चीज़ देखी थी, और मैंने पैथोलॉजी में ये वाली चीज़ देखी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ ब्लड की एनाटॉमी के हवाले से, या फिर हम लोकोमोटर की एनाटॉमी बेसिकली बात कर लेते हैं, लोकोमोटर क्योंकि एनाटॉमी सबसे ज़्यादा मुश्किल उसी में है। तो जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स, और फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं फंक्शंस। तो एनाटॉमी के जो इनका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर है मसल्स हैं, बोन्स हैं, नर्व सप्लाई है और आर्टीरियल सप्लाई है। ये चारों आपस में लिंक्ड हैं। मसल्स मूवमेंट के काम आते हैं, और जो स्केलेटन है, स्केलेटल आपको सपोर्ट करता है, इसीलिए सपोर्ट एंड मूवमेंट की बात आती है, मस्कुलर स्केलेटल की बात करते हो। लेकिन इन दोनों के लिए आपको जिस चीज़ की जरूरत होती है वो होती है ब्लड की, और साथ में नर्वस स्टिमुलाई की। तो हाँ, अब बात यहाँ पर ये आती है कि ना जो नर्व सप्लाई है हमारे मतलब पूरे लोकोमोटर सिस्टम की, वो डिवाइड हुई हुई है एक सर्टेन तरीके से, एक स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है, एक पूरा हियरार्की बनी हुई है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह जा रहा है। इसी तरह जब हमारा ये पूरा एमबीबीएस का जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है इसी तरीके से, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का। तो आप मॉड्यूल को सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है, इन सेंस ये देखें कि ना जो ब्लड मॉड्यूल है, ब्लड मॉड्यूल कनेक्ट करता है रेस्पिरेटरी मॉड्यूल से, क्योंकि रेस्पिरेटरी में भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, और ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है। हाइपोक्सिया बहुत मतलब ना इम्पोर्टेंट है हाइपोक्सिया को समझना, लेकिन अगर आपको ब्लड नहीं आता तो आप रेस्पिरेटरी के अंदर भी हाइपोक्सिया नहीं समझ पाओगे। इसी तरह जब आप क्या नाम है कार्डियोलॉजी की बात करते हैं, तो कार्डियोलॉजी के अंदर आपस में सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरलिंक चीजें हैं, लेकिन स्टिल ब्लड भी है उसके अंदर, सही है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपस में इंटरलिंक होता है हर मॉड्यूल। मेरा पढ़ने का तरीका ये होता है कि ना मैं लास्ट के 1 और 2 मंथ्स पढ़ता हूँ और डिवाइड करता हूँ चीजों को। यूजुअली प्रेप लीव हमारे टाइम पे जब हमारा सेमेस्टर सिस्टम था तो 21 डेज होती थी या 30 डेज होती थी। और अब क्या हो गया है, अभी क्योंकि हमारी प्रेप लीव आई नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर हमारा एनुअल सिस्टम हो गया था। तो एनुअल सिस्टम में हमारी प्रेप लीव होती थी 1 मंथ, और उस 1 मंथ में हमें प्रिपरेशन करनी होती थी पूरे 1 ईयर की। अब डिपेंड करता है, अब इस टाइम पे जो स्टूडेंट्स हमारे पास हैं तो दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे क्या नाम है इसमें चैट में बताएं कि किस किस ने अभी तक स्टडी शुरू नहीं की है, और किसका कितने टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, कि ना ही थिंक्स के ना ही अगर कल एग्जाम हो जाए तो ही इज एबल टू गिव द एग्जाम। इस तरह के अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो वो बताएं, और अगर इस तरह के कोई स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं कि यार मैंने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा, क्वारंटीन था, मैं घर के अंदर था या घर के अंदर थी, मैं वेट कर रही थी या कर रहा था लाइब्रेरी खुलने का ताकि मैं वहाँ पढ़ाई कर सकूँ। अब लाइब्रेरी खुली है तो मैंने अभी पढ़ाई शुरू की है, मैंने किताबें पहली दफा खोली है जिंदगी के अंदर। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टार्ट से पढ़ रहे थे। ओके, सना नासिर स्टक इन न्यूरो। हमारी 23 नवंबर। ईयर कौन सा है इरम? मैं आपको वाकई बताऊं ना, न्यूरो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। हारिस महमूद सही है। सही है। ओके, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ओके बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं न्यूरो से स्टार्ट करता हूँ। सना नासिर, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने न्यूरो मेरा हमेशा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, भले मैं उसको प्री क्लिनिकल न्यूरो की बात करूँ या फिर क्लिनिकल न्यूरो की बात करूँ। क्लिनिकल न्यूरोलॉजी में फिर न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी वगैरह आ जाती है। प्री क्लिनिकल के अंदर एनाटमी, फिजियो, पैथोलॉजी और इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है। अच्छा, और मैं ओवरऑल बताता हूँ, मैंने हर मॉड्यूल के अलग अलग दिन रखे हैं, थोड़ा सा टाइम का इशू था, मैं वैसे अभी ट्रैफिक में स्टक हो गया था जिसकी वजह से मैंने ये लेट स्टार्ट हुआ है। मैं ओवरऑल आपको सिर्फ 2 से 3 चीजें बताऊंगा। आपके जो वाइवा एग्जाम्स होते हैं ना, और उस वाइवा के अंदर जो स्टेशंस होते हैं, दो स्टेशंस आर इम्पोर्टेंट। अगर वो स्टेशन आपके वाइवा में है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोकोमोटर की बात करो, लोकोमोटर के अंदर 4 स्टेशन होते हैं। एनाटमी 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 के अंदर 2 हैं, एक अपर लिम, एक लोअर लिम। फिजियोलॉजी एंड देन क्या नाम है, फार्माकोलॉजी भी इसके स्टेशन होता है। हिस्टो और नहीं, बल्कि 3 एनाटमी के स्टेशन होते हैं लोकोमोटर के, और एक फिजियोलॉजी के होता है। एक अपर लिम, लोअर लिम, और तीसरा वाला जो एनाटमी का स्टेशन होता है उसमें एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर ना फिजियोलॉजी ना हिस्टोलॉजी उन्होंने पूछी, ना उन्होंने कम्युनिटी मेडिसिन पूछा, ना उन्होंने बिहेवियर साइंसेस पूछा। वो आपको टेस्ट उन सब्जेक्ट्स पे करना चाहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। उन सब्जेक्ट्स के बगैर वो पूरा मॉड्यूल जो है वो बिल्कुल उसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से वो जो वाइवा के स्टेशन होते हैं दोस आर इम्पोर्टेंट। तो अगर आपने स्टार्ट से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है
और आपको लगता है कि ना यार कि मैं प्रिपरेशन कर भी नहीं पाऊंगा, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट यू नीड टू डू, आपने स्टेशंस देखने हैं, वो कौन से स्टेशंस हैं। ओके, एनाटॉमी फिजियो बायोकेम, सही है। तो बायोकेम इज इम्पोर्टेंट टू इसके लिए अगर आप देखें, क्योंकि इसके अंदर सारा आयंस का पूरी चीजें होती हैं लोकोमोटर के अंदर। न्यूरो के अंदर एनाटॉमी फिजियो एंड बायोकेम, सही है। अब मैं अगर बात करूं मॉड्यूल्स की, सही है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे मेरे ख्याल से जिनका सब्जेक्ट वाइज चल रहा है, और कुछ थॉट्स हैं बच्चों के में कि क्या हमारे पेपर मॉड्यूल वाइज होंगे या हमारे पेपर सब्जेक्ट वाइज होंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू आया हुआ है इस टाइम पे, क्योंकि प्रॉपर कोई अभी तक अपडेट नहीं मिली है कि एग्जाम्स किस बेस पे होंगे, मॉड्यूलर बेस पे होंगे या सब्जेक्ट बेस पे होंगे। तो एक ये इशू भी है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट बेस हुए तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है मॉड्यूल के अंदर कुछ सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। जैसे अगर मैं कार्डियोलॉजी की बात करूं, तो कार्डियोलॉजी के अंदर लोग एनाटॉमी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं यार एनाटॉमी छोटी सी है, मुझे पता है कि ना 4 चैम्बर्स होते हैं तो ठीक होगी, खैर होगी, मैं फिजियोलॉजी पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, और फिर मैं पैथोलॉजी पढ़ लूंगी, फिर मैं थोड़ी बहुत बायोकेम और थोड़ी सी फार्मा। तो वो एनाटॉमी को छोड़ देते हैं। इसी तरह कुछ मॉड्यूल्स के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको समझा जाता है कि ना यार ये लो कैटेगरी सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लेंगे तो उस टाइम पे ये इशू हो सकता है। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, डिफरेंट तरीके हैं पढ़ने के, बिग बुक्स एंड शॉर्ट बुक्स। मैंने वो स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि प्रेप लीग में लॉन्ग बुक्स उठाते हैं और लॉन्ग बुक्स भी खत्म करते हैं, लेकिन उनको कुछ पता नहीं होता। जैसे उन्होंने बुक बस हाईलाइट कर ली, नोट्स बना लिए, सारी चीजें कर ली, सब कुछ हर चीज हो गई। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपने प्रेप लीग में नहीं करनी है, जो आपके वक्त को जाया करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग नोट्स। नोट्स बनाना इज अ गुड थिंग, मतलब कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नोट्स जो बनाने चाहिए ना आपने, वो बनाने चाहिए उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। कुछ लोग होते हैं वो अलग से एक पूरा रजिस्टर भर देते हैं पूरे नोट्स का, पूरी बुक का, और मुझे भी पता है, आप लोग भी पता है कि ना उसमें से बहुत कम चांसेस होते हैं कि ना यू विल गो एंड रीड दैट अगेन। तो लिखना एक अच्छा प्रोसेस है, लिखने से आपकी पढ़ाई होती है, जिस तरह मैंने पोस्ट में भी लिखा था कि विजुअल लर्निंग होती है, राइटिंग होती है, स्पीकिंग होती है, और एक सीइंग होती है, देखना होता है। आप किसी डायग्राम को देखते हो कि ना हाँ मुझे ये चीज समझ में आ गई है। अब ओवरऑल, अब मैं यहाँ पर देखूँ, मेरे पास डिफरेंट सेमेस्टर्स हैं, मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो अब मैं सेमेस्टर 1 में जाता हूँ तो मेरे पास ब्लड मॉड्यूल है, तो ये ब्लड मॉड्यूल के पूरे ये चैप्टर्स हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से पास पेपर्स भी मेरे पास थे। सेमेस्टर 1 के नोट्स हैं, फर्स्ट ईयर ब्लड। तो ये पूरी एक हियरार्की है, सेमेस्टर पूरे बने हुए थे, लेकिन फिर मैंने ईयर वाइज इसको किया। ये कुछ वाइवा के क्वेश्चन हैं। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि ना आपको करना क्या चाहिए इस होल प्रोसेस में। अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो सिनेरियो डिफरेंट होता है, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो सिनेरियो डिफरेंट होता है, थर्ड ईयर में सिनेरियो डिफरेंट होता है। फर्स्ट ईयर में क्योंकि सिर्फ 5 मॉड्यूल्स हैं, 5 मॉड्यूल में से एक फाउंडेशन ऐसा है जो कि बच्चों को रुला देता है किसी पॉइंट पे, लेकिन असल में इशू ये है कि ना पहले सेमेस्टर वाइज था तो सिर्फ फाउंडेशन ऑफ ब्लड था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अगर कंपेयर करें रेस्पिरेटरी को लोकोमोटर के साथ, तो उनको लोकोमोटर मुश्किल लगता है। लेकिन ट्रस्ट मी, आप जब एग्जाम देकर आओगे आप बोलोगे रेस्पो मुश्किल था। तो ये अपने अपने पर्सपेक्टिव से होता है कि ना कोई भी मॉड्यूल मुश्किल और कोई भी मॉड्यूल आसान नहीं होता है। ये पूरा सोच कर जो स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट वो इम्पोर्टेंट वो कुछ सब्जेक्ट उसमें से छोड़ देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, रेस्पिरेटरी को लोग हल्का ले लेते हैं, बोलते हैं यार ये आसान सब्जेक्ट है, और ये लोकोमोटर मुश्किल सब्जेक्ट है, मुझे लोकोमोटर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, सही है, और मुझे रेस्पिरेटरी पे कम ध्यान देना चाहिए। और जब वो बंदा एग्जाम में जाता है तो उसने फार्मा नहीं पढ़ी होती, और फार्मा से मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, डाओ के अंदर एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन आएंगे। मैं ड्रग्स भी बता देता हूँ कौन कौन सी ड्रग्स आएंगी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर रेस्पिरेटरी हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से हमारे पास आता है टीबी की ड्रग्स होती है, और उसके अलावा एस्थमेटिक ड्रग्स होती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर बकायदा ऑस्पी आती है, क्योंकि टीबी एक टीबी होता है, एक रेजिस्टेंट टीबी होता है, ये जब आपने पढ़ लिया होगा अब तक। मैं पिछले 3 या 4 साल से स्टूडेंट्स मतलब इस तरीके से मेरे पास आते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पूछते हैं, तो हर साल मैं उनको बोलता हूँ यार ये चीज ये आएगी, और वो नहीं करके जाते और वो एग्जाम में होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि डाओ के पास क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब ये वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वो नहीं पढ़ोगे, जब आप थर्ड ईयर में जाओगे, आप क्लिनिकल्स के अंदर जाओगे, तो वो चीज आपको वहां पर बड़ा तंग करेगी। इसी तरह लोकोमोटर के अंदर लोग फार्मा छोड़ देते हैं, जो एनसेड्स होते हैं, और हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स होती हैं जो पेन किलर्स होते हैं, वो छोड़ देते हैं, और वो फोकस करते हैं नहीं यार मुझे मसल्स अटैचमेंट पढ़नी है, सिर्फ मुझे जो है ना सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन इंसर्शन पढ़ना है, मुझे सिर्फ नर्व सप्लाई पढ़नी है। अब जब पेपर में जाता है बंदा, वहां पर उसको सिर्फ 5 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, और 5 मार्क्स उसके अलावा उसको कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन वो 5 मार्क्स वहां से आए होते हैं जो कि आपने जानबूझ के छोड़ा था, यार इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा।
तो अब ये हर मॉड्यूल की डिफरेंट डिफरेंट कहानी है, हर मॉड्यूल इंपॉर्टेंट होता है। मेरा बताने का, ये पूरा स्ट्रक्चर बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में आपकी स्टेप 1 की तैयारी होती है और थर्ड ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक आपकी स्टेप 2 सीके एंड स्टेप 2 सीएस की तैयारी होती है। आप ये भी कह सकते हो प्लेब की तैयारी होती है या फिर एएमसी की तैयारी होती है, वो अलग बात है। तो फर्स्ट ईयर में जब बच्चा आता है सिनेरियो डिफरेंट होता है, सेकंड ईयर में सिनेरियो डिफरेंट है, लेकिन क्वारंटीन के अंदर सब कुछ डिफरेंट हो चुका है और बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाई कर पा रहे और मैं देख रहा हूँ कि ना, क्योंकि एक चिलिंग लाइफ हो गई थी और एकदम से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा लोगों को। लेकिन खैर, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहले तो आप ये देख लो आप किस सब्जेक्ट में, किस मॉड्यूल में वीक हो। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लगता है आपका वीक होगा। कुछ कुछ लोग होते हैं और वो उनकी लर्निंग एबिलिटीज या फिर रट्टाफिकेशन उनका अच्छा होता है, वो बोलते हैं नहीं यार मैं रट्टे में अच्छा हूँ तो मुझे लगता है मुझे लोकोमोटर पहले पढ़ना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज अच्छी हैं, तो वो फिर कार्डियोलॉजी या फिर उस रेस्पिरेटरी की तरफ जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ना यार मैंने ब्लड जो है ना वो पढ़ा था। सब में वीक तो हैं बट स्टिल कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे आप, अगर आप स्टार्ट लो, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट हो, आप एमबीबीएस में आए हो, आपने स्टार्ट में इंटर में हाई स्कूल में आपने कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ ना कुछ ये टॉपिक्स पढ़े हुए होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ सब टॉपिक्स होते हैं जो लोगों को जहर लगते हैं, यार ये क्यों पढ़ा रहे हैं मुझे, ये क्यों पढ़ा रहे हैं। या सेकंड ईयर में जाओगे, सेकंड ईयर में हेड नेक आता है, तो हेड नेक मतलब कि ना वो बंदा बोलता है कि ना यार मैं इसको एंड में करूंगा। तो वो सब्जेक्ट जिसको लगता है कि ना भाई यार ये अच्छा सब्जेक्ट है, आई थिंक कि ना मुझे ब्लड जो है, अच्छा यू आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स, सही है, मैं मॉड्यूल्स की बात कर रहा हूँ। सही है, बायोकेम अगर सब्जेक्ट वाइज आप जा रहे हो तो बायोकेम वाकई एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। लेकिन आपको बताऊं बायोकेम इंटरेस्टिंग हो सकता है, मैं बायोकेम के ऊपर अलग बात कर सकता हूँ एक अलग से कि ना बायोकेम को किस तरीके से आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो और उसका रोल क्या होता है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ हर सब्जेक्ट के बारे में, किस सब्जेक्ट का क्या क्या रोल है। आप याद रखो आपने इन दी एंड आना है पैथोलॉजी के ऊपर। आपका पूरा मकसद जो है, आपका जो मकसद है इन सब्जेक्ट्स को, ओके कमाल नूर, टेंशन नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ना जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स का क्या, आप भले मॉड्यूल वाइज पढ़ रहे हो, आप भले सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हो, यही पूरा सिस्टम है, इसी सिस्टम के हिसाब से हमने जाना है। सही है, आपने इन दी एंड आना है पैथोलॉजी के ऊपर। सही है यार, मैं अगर ये मॉड्यूल पढ़ रहा हूँ या फिर मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो इस टॉपिक का वाकई कोई मुझे फायदा है आगे। सही है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप, ओके इदरीस पूछो क्या समझ में नहीं आ रहा, बोलो। हेलो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अच्छा सही है यार, देखो मैं एक बात बताऊं, मैं अपनी एग्जांपल हमेशा इसलिए देता हूं क्योंकि मेरा वी हैव ओनली 3 सब्जेक्ट्स हर मॉड्यूल में, बस यही 3 सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, आप लोगों का है एनाटमी, बायोकेम एंड फिजियोलॉजी आई थिंक। सही है सना नासिर, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, लेकिन फर्स्ट वी नीड टू टॉक अबाउट मॉड्यूल वाइज। और मॉड्यूल वाइज बात करने से आपका ये क्वेश्चन जो है ना ये निकल जाएगा थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूँ। सही है, यार कोई भी हो ना कि ना आपको इन दी एंड अभी से प्लानिंग करनी है, द सब्जेक्ट यू नीड टू स्टडी नेक्स्ट ईयर, उसकी प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। आप डॉक्टर बनने आए हो, आप एग्जाम्स क्लियर करने नहीं आए, पहले तो ये चीज मेरे ख्याल से एक ओके अपने अपने मॉड्यूल्स बता दें आप लोग, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं। सही है, मॉड्यूल वाइज फर्स्ट ईयर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर मॉड्यूल्स। ओके, फाउंडेशन, फाउंडेशन के अंदर सब्जेक्ट्स हैं एम्ब्रियो, एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायो, कम्युनिटी मेडिसिन एंड बिहेवियरल साइंसेस। सही है, ये सब्जेक्ट्स हैं। सही है, ये सब्जेक्ट्स हैं हमारे फाउंडेशन के। तो इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो जो हमारा सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी से हमेशा एक ऑस्पी आती है जो कि होती है हाइपोनेट्रीमिया या फिर हाइपोकलीमिया हाइपर, ये आप इसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के क्वेश्चंस आते हैं फिजियोलॉजी से। सही है, जब आप पढ़ते हो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या इंटर सेलुलर मैट्रिक्स, वहां से क्वेश्चंस आते हैं फिजियोलॉजी में। तो फिजियोलॉजी इज इंपॉर्टेंट 10 to 15 क्वेश्चंस और मोर।
सही है। फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो फिजियोलॉजी आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। एम्ब्रियोलॉजी में वीक्स लोग याद करते हैं, वीक्स आर इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि ना आप सिर्फ ऊपर ऊपर से गो थ्रू करो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जैसे आप जो हमारे गैमेट्स फॉर्मेशन है और वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो वीक्स होते हैं जो आपने 8 वीक्स तक करना है उसके अंदर एक एक डिटेल्स के बारे में पता होना इतना जरूरी नहीं है वो, क्योंकि अगर आप उस चीज में लग गए आपने अगेन भूल जाना है। सही है, ये मैं आपको बता दूं, ये मेरे साथ हो चुका है। मैं पूरी एम्ब्रियो पढ़ के गया था और जब मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे मुझे नहीं आते थे, उन्होंने क्वेश्चन ही वहां से पूछे जिनको मैं थोड़ा समझता था यार ये हल्की चीजें हैं, इतनी इतना मसला नहीं है। ओके, एम्ब्रियोलॉजी की जब आप बात करते हो तो एम्ब्रियोलॉजी में हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। या तो आप सबसे पहले स्टार्ट करते हो क्या नाम है, oocyte फॉर्मेशन, स्पर्मेटोसाइट फॉर्मेशन, फिर उसके बाद गैमेट फॉर्मेशन जो कि फर्टिलाइजेशन होती है। नहीं, गैमेट फॉर्मेशन नहीं, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर वो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद फिर वो मॉड्यूला, गैस्ट्रुला, इम्प्लांटेशन, उसके बाद फिर दूसरा हमारे जो क्या बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें, ये पता होना चाहिए कि ना क्या क्या चीजें हो रही हैं। जरूरी नहीं है आपको वीक्स पता हो, यू शुड नो द स्टेप्स कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। oocyte, स्पर्मेटोसाइट्स, ये दोनों मिले फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्पुला, एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन हुई, एम्पुला के अंदर फिर वो एक क्या नाम है जो सेल्स डिवाइड होना शुरू हुए। सही है, फिर मोरिला स्टेज बनी, मोरिला के बाद ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, उसके अंदर ब्लास्टुला फॉर्मेशन में वो जाके इम्प्लांट होता है, और इम्प्लांट कहाँ होता है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसके अंदर दो कैविटीज होती हैं, यॉर्क सेक कैविटी होती है और एम्ब्रियोनिक कैविटी होती है। तो उसके अंदर से कौन, मतलब ये वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि ना इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आता कि कौन से वीक में क्या हो रहा है। आपको अगर स्टेप्स पता होंगे ना देन यू कैन डिवाइड वीक्स। अगर आपको स्टेप्स ही याद नहीं है ना, आप एक वीक उठा के बैठे, आपने वीक रटना शुरू किया, आपको कुछ याद नहीं होगा। लेकिन आपके माइंड में ये चीज बन गई कि ना यार ये इस तरीके से हो रहा है, प्रॉपर आपने अपने अपने माइंड में ये पूरी डायग्राम बनानी है कि ना हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, आपने पूरा एक oocyte फॉर्मेशन, स्पर्मेटोसाइट फॉर्मेशन, देन फिर वो अपना एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद फिर वो इम्प्लांटेशन हुई, इम्प्लांटेशन में डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेस हैं, उस स्टेजेस के बाद अब उसके बाद न्यूरलेशन है, न्यूरलेशन न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन कैसे होती है, नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके बाद कॉर्डल एंड होता है, क्रेनियल एंड होता है, और कॉर्डल एंड किस तरीके से ग्रो करता है, क्रेनियल एंड किस तरीके से ग्रो करता है, सोमाइट्स क्या होते हैं, सोमाइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सोमाइट्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं, ये बता दूं आपको मैं। सोमाइट्स क्या होते हैं और सोमाइट्स कितने होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव नॉट, डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। सेम नाम है, प्रिमिटिव स्ट्रीक है और प्रिमिटिव नॉट है, दोनों में फर्क क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर एक और चीज, एक और क्वेश्चन आता है जो हमारा फाउंडेशन के अपना एम्ब्रियोलॉजी से, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ना स्पर्मेटोसाइट्स जो बन रहे होते हैं और उसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सही है, उसके बाद उसके जो स्टेजेस होती है ना, उस स्टेजेस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, सही है, वो आपको पता होना चाहिए। एम्ब्रियोलॉजी टोटल डिफरेंसेस के ऊपर बेस करता है कि एक स्टेज पहली स्टेज से क्यों डिफरेंस है, आने वाली स्टेज उसके बाद आने वाली स्टेज से कैसे डिफरेंट होगी। जैसे एक स्टेज आती है साइटोट्रोफोब्लास्ट होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, वो डिवाइड होते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंचिशियोट्रोफोब्लास्ट। सिंचिशियोट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन डिफरेंट है, साइटोट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन डिफरेंट है। प्लेसेंटा फॉर्मेशन कहाँ से होगी, कोरियन क्या होता है, ये वो नाम है जो कि मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट नाम है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में एक और बेसिक चीज है जो कि स्टूडेंट छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों, वो ये समझते हैं कि शायद उनको डाउन सिंड्रोम के बारे में सब कुछ पता है और वो डाउन सिंड्रोम नहीं पढ़ते प्रॉपर्ली, या उनको पता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में सब कुछ पता है, टर्नर सिंड्रोम का सब कुछ पता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अकॉर्डिंग टू मी, आए ना आए अल्लाह की मर्जी है, बट 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आप जाएं, आप पास्ट पेपर्स उठाएं, पास्ट पेपर्स के अंदर मेजोरिटी टाइम क्वेश्चन आए हुए इन्हीं चीजों से रिलेटेड, जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे मियोसिस के अंदर मियोटिक स्टेज किस स्टेज में होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, डिसजंक्शन किस तरीके से होती है, नॉन डिसजंक्शन होती है, उसके अंदर इन क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर के अलावा वहां पर क्या नाम है, उसके अंदर क्या क्या चीजें रिलेट करती है। जैसे टर्नर सिंड्रोम जो है वो जाके लिंक करता है हॉर्सशू किडनी के साथ, अब वो है रीनल का पार्ट, अगर आप देखें वो रीनल का पार्ट है हॉर्सशू किडनी। हॉर्सशू किडनी आप रीनल के अंदर पढ़ोगे, रीनल पढ़ना है आपने सेकंड ईयर में, मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स ने पढ़ना है रीनल सेकंड ईयर के एंड में, बिल्कुल लास्ट में।
तो वो जो फर्स्ट ईयर के एंड सेकंड ईयर के एंड का टॉपिक रिलेट कर रहा है फर्स्ट ईयर से। अगर आपने अभी ये चीज छोड़ दी आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। इसी तरीके से ये सारी चीजें रिलेट करती हैं आपस में। एमबीबीएस में अगर आपने रिलेट नहीं किया तो आप सिर्फ रट्टे मार पाओगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं रिलेट करने की बात करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ एम्ब्रियो। क्लियर हुआ आपको एम्ब्रियो से रिलेटेड एनी क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर वालों के लिए, या फिर कोई भी हो जिसको एम्ब्रियो से रिलेटेड क्वेश्चन हो? ओके। सीवीएस की एम्ब्रियो इज डिफिकल्ट, सीवीएस की एम्ब्रियो आसान नहीं है बिल्कुल, बट अगेन सीवीएस की एम्ब्रियो इज नॉट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ सीवीएस। ओके, एम्ब्रियो करने के तरीके बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो शर्जील से आप कर सकते हो, शर्जील से मसला नहीं है, शर्जील इज इनफ, शर्जील इज इनफ। बट वन मोर रिकमेंडेशन, सही है, शर्जील आप कर लो आपका हो जाएगा। एक और रिकमेंडेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो लैंगमैन है या फिर जो केएलएम है उसके एंड में दी होती है समरीज। अगर टाइम मिले, मैंने खुद शर्जील से पढ़ा है मैं सीधे बात कर रहा हूँ, सही है। मैंने खुद शर्जील से पढ़ा है, और अगर आप उसको लैंगमैन की समरीज पढ़ लो तो आपके कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट अच्छे हो जाते हैं। शर्जील रट्टे मार लो तो कोई मसला नहीं है, बट स्टिल मैं ये बोल रहा हूँ कि ना शर्जील आप 2 दिन शर्जील पे लगाओ, इससे बेहतर ये है कि ना आप अच्छे से कर लो। एम्ब्रियो हो जाएगी, एम्ब्रियो इज नॉट दैट डिफिकल्ट, एम्ब्रियो मुश्किल नहीं है। एम्ब्रियो जो है ना बिल्कुल टोटल जो है ना पिक्चर्स का काम है। यूट्यूब चैनल्स हैं, बिल्कुल एम्ब्रियो के यूट्यूब चैनल्स हैं। एक आर्मांडो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर आपने आर्मांडो को देखा है, आर्मांडो यूट्यूब, सही है, अरमांडो यूट्यूब। तो अरमांडो एक चैनल है यूट्यूब के पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, अभी जाके सब्सक्राइब कर लो, सही है, क्योंकि वो आपको एम्ब्रियो भी कवर कराएगा, फिजियोलॉजी भी कवर कराएगा, बायोकेमिस्ट्री के थोड़े बहुत टॉपिक्स भी कवर कराएगा। मैं डायरेक्ट लोकोमोटर पे आ रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। ओके, एवरीवन, तैयबा मुमताज इज सेइंग डॉक्टर रोज एम्ब्रियो वीडियोस आर आल्सो गुड, तो उसको भी आप ट्राई कर लेना। नीजर नेट भी अच्छी है बिल्कुल, बट अगेन अगर सारे एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाओगे आप तो इश्यूज हो जाएंगे। सो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि दिस इज द टाइम फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, जिसने तैयबा सेड शी वाज इन फर्स्ट ईयर, शी इज स्टिल यूजिंग इट। तो जो चीज आप फर्स्ट ईयर में अटेम्प्ट करते हो आपने सारी जिंदगी चलाना है, मतलब थ्रू आउट योर एमबीबीएस, उसके अलावा आपको कोई चीज रास नहीं आएगी। तो either go with Dr. Rose or go with Ninja Nerd. It's up to you. But I heard good reviews about Ninja Nerd. लोग उससे स्टेप्स की तैयारी भी करते हैं और लोग उससे मॉड्यूल्स की तैयारी भी करते हैं। People watch Ninja Nerd. Okay. Let's talk about locomotor. और लोकोमोटर बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है फर्स्ट ईयर का, और मुझे पता है स्टूडेंट सबसे ज्यादा टेंस जो है ही लोकोमोटर के लिए। तो लोकोमोटर के बारे में आपको बताता हूँ कि मैंने लोकोमोटर कैसे किया था। लोकोमोटर स्टूडेंट्स जहाँ पर फॉल्ट आता है स्टूडेंट्स के पढ़ने में, क्योंकि मुझे पता है कि ना एक बंदा अभी स्टूडेंट जो है अभी एक मसल्स एरिया पढ़ के गया, थोड़ी देर बाद वापसी आया तो उसको कुछ भी याद नहीं है कि यार अभी तो मैंने ये पढ़ा था, ये मुझे याद ही नहीं है। उसने वीडियोस भी देख ली, उसने नोट्स भी बना ली, बट स्टिल ही कांट रिमेम्बर। तो उस चीज को याद रखने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो ये है कि यू शुड स्टार्ट रिलेटिंग थिंग्स, सही है। एनाटॉमी में रट्टा है, आई नो, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि ना यू नीड टू स्प्लिट, स्प्लिट करना इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स, बीडी चौरासिया, केएलएम और ग्रेस। इफ यू आर स्टार्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सही है, आप पहली दफा पढ़ाई कर रहे हो माही, तो ये बुक्स बहुत लंबी हैं। तो मैं ये मेरी रिकमेंडेशन होगी, अगर कोई बच्चा लोकोमोटर फर्स्ट टाइम कर रहा है तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप BRS प्लस टीच मी एनाटॉमी प्लस एसेंस, ये 3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो ये BRS, टीच मी एनाटॉमी, और टीच मी एनाटॉमी वेबसाइट है,
वहां पर आप जाके एनाटॉमी की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है लॉन्ग बुक्स का। बट एक और इम्पोर्टेंट चीज खत्म नहीं हुआ अभी, ग्रेस, स्नेल्स, बीडी, केएलएम, इन तीनों में से कोई भी एक बुक से आपने क्या करना है, आपने क्लिनिकल्स पढ़ने हैं और साथ में जो चार्ट्स गिवन है वो चार्ट्स बिल्कुल रट लेने हैं। ओके, ये अब करना कैसे है, कोई भी बुक आप सोर्स यूज करो। माइन आंसर मिल गया आपको। मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं तो केएलएम इज गुड, सही है। कुछ लोग ग्रेस बोलते हैं, लेकिन अगर मैं के इन चारों में से बात करूं तो केएलएम एक हिसाब से अच्छी है, ग्रेस का अलग वर्जन है, बीडीसी अलग है, स्नेल्स अलग है। मैंने इस तरीके से पढ़ा था, मैंने बीडी चौरासी से, पर लेट मी फिनिश लोकोमोटर। बीडी चौरासी से मैंने किया था अपना बोन्स एंड लिगामेंट्स। बीडी चौरासी से मैंने की थी बोन्स एंड लिगामेंट्स। मैंने ग्रेस से पढ़ा था मसल्स फॉर ईच एरिया, सही है। जैसे शोल्डर रीजन पढ़ रहा हूँ ना, मैं शोल्डर रीजन पढ़ूंगा, मुझे एल्बो पे नहीं जाना है। यू नीड टू स्प्लिट अपर लिम एंड लोअर लिम, लोअर लिम को और स्प्लिट करना है। इट्स अप टू यू। ग्रेस भी यूज कर सकते हो आप, स्नेल्स भी यूज कर सकते हो। किसी के लिए कंफ्यूजिंग होता है, किसी के लिए कंफ्यूजिंग नहीं होता है। तो लेकिन अगेन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ना, यू डोंट हैव टू रीड होल बुक, यू डोंट हैव टाइम। आप पूरी बुक नहीं रीड करोगे, आप उसमें जो हमारी यस मसल चार्ट्स, और मसल चार्ट्स के अलावा जो क्लिनिकल्स होते हैं ना, जो मतलब कि ना जो कलर्ड में, मतलब कि ना एक रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में वहां पर लिखे हुए होते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करना बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स कम टू द स्टेप्स। आपने लोकोमोटर को डिवाइड किया, अपर लिम लोअर लिम, अपर लिम और लोअर लिम को तीन तीन एरियाज में डिवाइड कर लिया। जब अब अपर लिम पढ़ रहे हो, अपर लिम में है शोल्डर रीजन, एल्बो रीजन एंड रिस्ट, सही है। आप लोअर लिम को आपने डिवाइड कर दिया, हिप बोन, हिप रीजन और ये पेल्विक गर्डल, और उसके अलावा आपने जो बात की वो बात की इसकी नी की, और उसके बाद एंकल, सही है। तो अब इसको जब आपने डिवाइड कर दिया, तो हर रीजन को मैं सिर्फ एक रीजन बोलता हूँ, सही है। मतलब ये शोल्डर शोल्डर कर रहे हो आप, एल्बो कर रहे हो या फिर रिस्ट कर रहे हो, आपने स्टार्ट करना है वन रीजन, सही है। एक रीजन से स्टार्ट करो। डॉक्टर नजीब वीडियोस बहुत यूजफुल है सीवीएस के लिए, मैंने देखी थी सीवीएस के लिए। और जब अगर आप सीवीएस की तरफ जाएं तो सीवीएस के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है वेव्स। जो जब आप क्या नाम है चेक कर रहे होते हो जुगुलर वेनर प्रेशर, और जब आप चेक कर रहे होते हो हमारा ईसीजी चेक कर रहे होते हो, ईसीजी के अराउंड बहुत सारी चीजें होती हैं। ईसीजी के अराउंड बहुत सारी चीजें रिवॉल्व कर रही होती है, उसको समझना जरूरी होता है। क्योंकि क्या होता है कि ना, जब आप कार्डियक आउटपुट की बात करो, ओके गाइस 6 मिनट में जो है ना ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो रीज्वाइन अगेन, सही है। तो अब ये जब आप चेक कर रहे हो तो कार्डियक आउटपुट की बात करते हो, स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करते हो, या फिर आप हमारे उसके ऊपर बात करते हो, ब्लड प्रेशर की बात करते हो, या फिर ब्लड वॉल्यूम की बात करते हो। यस, अगर आप बी आर एस एनेटमी कर लो और क्लिनिकल्स फ्रॉम केएलएम कर लो, इनफ है। बट स्टिल क्या नाम है, आप लोग आपको एटलेस की जरूरत होगी। कोई भी आप कर रहे हो, भले आप क्या नाम है शॉर्ट बुक यूज कर रहे हो, लॉन्ग बुक यूज कर रहे हो, एटलेस जरूर करना। एटलेस इज इम्पोर्टेंट, सही है। अच्छा, एक और चीज जो मैं बात कर रहा था कि सीवीएस के बारे में, तो अब वहां पर जो वेव्स होती है, उस वेव्स के अंदर ढकी हुई चीजें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लेयर्स हैं। आपको सिर्फ एक लेयर नजर आ रही थी, लेकिन उसके नीचे बहुत सारी लेयर का अपना अपना रोल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ईसीजी नजर आ रहा होता है, तो ईसीजी के अंदर जब आप पी वेव देखते हो, तो पी वेव के अंदर कुछ कुछ चीजें चल रही होती हैं, कुछ सिस्टमेटिकली कुछ ना कुछ चीजें चल रही होती हैं, केमिकल्स का रोल होता है, बहुत सारी रोल्स होती हैं। उस रोल के अंदर जो है ना, वो पूरा चार्ट और ये आपकी जो वेव्स होती है जुगुलर वेनस प्रेशर, उन सब में चेंजेस आ रही होती है। एटलस से आपको मसल्स की लेयर्स का पता चलेगा। तो ये जब आप एटलस कर रहे होंगे, आपको ये पता चलेगा कि कौन से मसल्स डीप है, कौन से मसल सुपरफिशियल है, और आपको ये पता चलेगा कि ना भाई मसल्स की लोकेशन का आइडिया होगा, बोन्स के स्ट्रक्चर का आइडिया होगा। क्योंकि बोन्स के स्ट्रक्चर से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ह्यूमरल फ्रैक्चर होता है ना, तो ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि ये आता है, मतलब वाइवा में भी पूछते हैं कि जब ह्यूमरल नेक का फ्रैक्चर होता है तो कौन सी नर्व डैमेज होती है, सही है। जब ह्यूमरल शाफ्ट का फ्रैक्चर होता है तो कौन सी नर्व डैमेज होती है। मैं ये नहीं चाहता, नेटर एटलस की बात कर रहा हूँ मैं। यस, नेटर एटलस इस अच्छी है। इसके अलावा और भी एटलस बुक्स है, बट इट अप टू यू व्हाट यू यूज। तो एटलस की जब मैं बात करता हूँ, एटलस वो आपको सुपरफिशियल और डीप मसल्स इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ओके, यू कैन यूज कैनअप।
आई थिंक यू शुड यूज मोर देन वन बुक, क्योंकि हर बुक के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो कि दूसरी बुक में नहीं लिखा हुआ है, जब भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तभी आप देखते हो कि ना एक स्टूडेंट ग्रेस यूज कर रहा है, दूसरा स्टूडेंट जो केलम यूज कर रहा है। तो इसकी वजह यह है कि ना हर किसी ने कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसी चीज पाई है विच इज इंपॉर्टेंट, मतलब उनको उस चीज से समझ में आता है। इस वजह से मुझे लगता है कि ना भाई हर बुक से थोड़ा थोड़ा आपको देखना चाहिए। बट अगेन, अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है एंड यू थिंक यू विल गेट कंफ्यूज, देन यूज वन बुक। बट इफ यू, अगर आपको लगता है कि ना भाई आप अलग अलग बुक पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप कितना अपने दिमाग में पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है माहिन, मैं आपको बताता हूँ। मैंने मेरा लोकोमोटर में ए ग्रेड आया था, सही है। और मैंने जो पढ़ा था वो पढ़ा था BD 84 से। यस, सही बात, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं लोकोमोटर में फिर से आ रहा हूँ, सही है। फर्स्ट यू नीड टू डू रीजन वाइज। इफ यू टॉकिंग अबाउट शोल्डर रीजन, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू लर्न स्कैपुला, क्लेविकल एंड अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस। सिर्फ और सिर्फ बोन्स की बात कर रहा हूँ। इसके जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है आपने कि अगर आप बात करो एक्रोमियन, जो हमारा क्या नाम है स्केपुला का पार्ट है, वो उसकी लोकेशन का है। और क्या नाम है क्लेविकल से किससे वो ज्वाइन होता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट होता है। वो ज्वाइंट्स पढ़ने हैं आपने, बोन पढ़ना है, ज्वाइंट पढ़ना है आपने, ना नर्व सप्लाई करनी है ना आर्टीरियल सप्लाई करनी है। दोज आर द थिंग्स यू नीड टू डू एट द एंड। सबसे आखिर में करना है ब्लड सप्लाई और आर्टीरियल सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इशू ये है कि ना अगर आपने साथ साथ करना शुरू कर दिया, यू विल गेट कंफ्यूज, आप भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा। तो इसके मैं फायदे बताता हूँ कि ना व्हाई यू नीड टू डू मसल्स एंड बोन्स फर्स्ट ऑफ होल अपर लिम एंड होल लोअर लिम। जब अपर लिम का पूरा हो जाए फिर उसकी आर्टीरियल सप्लाई एंड नर्व सप्लाई करें। जब लोअर लिम पूरा हो जाए फिर उसकी ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई एक साथ करनी है। यस, क्योंकि रिलेशन है, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई का रिलेशन है। जब आप एक्सिलरी आर्टरी पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है वो उसके अराउंड सराउंड करता है। इसी वजह से जब क्या नाम है प्रेशर बिल्डअप होता है तो उसकी वजह से आपके क्या नाम है जो नर्व्स हैं वो पूरा जो प्लेक्सिस होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है। इस वजह से जो आर्टीरियल सप्लाई और नर्व सप्लाई आप रिलेट, मैं अगेन बात कर रहा हूँ रिलेट करें। अभी क्योंकि नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई का रिलेशन, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई का रिलेशन अभी आपको नहीं दिखेगा इसके अंदर जब आप बोन्स और मसल्स पढ़ रहे होगे। लेकिन जब आप पूरा पढ़ लोगे ना आपको पता चलेगा, हाँ यार यहाँ से एक्सिलरी आर्टरी आई थी और यहाँ से ये घूमी थी, फिर इधर आके ब्रेकियल आर्टरी बनी थी, इधर से रेडियल अल्नर और जाके पीछे पूरा इन्होंने सप्लाई किया पोस्टीरियर सरफेस एंटीरियर सरफेस। लेकिन जब आप जा रहे होगे ना यू विल रिमेंबर द मसल्स ओवर देयर, यू विल रिमेंबर द बोन्स ओवर देयर, आपको पता होगा। इसी तरह जब आप नर्व सप्लाई करोगे तब आपको पता होगा कि ना ये किस तरीके से ब्रेकियल प्लेक्सिस आ रहा है, इसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि स्कैपुला और क्लेविकल की पोजीशन क्या है और उनके बीच में क्या क्या एरियाज होते हैं, ये सारी चीज आपको पता होगी। तो आपको पता होगा नर्व्स वहां से जाती हैं, सही है, उस जगह से आती हैं, वहां से जाके फिर उसकी लोकेशन प्रॉपर, क्योंकि आप पूरा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो। अब जो आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि ना स्ट्रक्चर के अराउंड रिवॉल्व क्या क्या चीजें करनी है, वो कर रहा होता है ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। अब ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात करता हूँ जल्दी जल्दी, फिर मीटिंग रिस्टार्ट करेंगे। ब्लड सप्लाई के अंदर लोग आर्टीरियल सप्लाई बहुत अच्छा पढ़ते हैं लेकिन वेनस सप्लाई बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। अपर लिम्ब में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, सॉरी लोकोमोटर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि वेनस सप्लाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन आर्टीरियल सप्लाई। उसकी वजह यह है कि ना जब आप सफेनस वेन की बात करते हो, ग्रेटर सफेनस वेन एंड लेसर सफेनस वेन, जो कि आपके लोअर लिम्ब में होती है, तो जब उसमें जब आपका प्रेशर कम हो जाए, आपके डिहाइड्रेशन हो जाए या इस तरह की कोई चीज हो जाए, या फिर आपकी मूवमेंट स्लो हो, तो ब्लड वहां पर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है। नहीं, अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको ट्रेवल करना है वेनस सप्लाई को। तो जब अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको ट्रेवल करना होता है तो वो ऊपर नहीं आ पाता, और वो उसकी वजह से पाँव सुन रहता है, और काफी सारी चीजें हैं जो कि क्लिनिकल रिलेटेड है एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नो। इस वजह से आपको वेनस सप्लाई इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, बस रीस्टार्ट करते हैं एवरीवन।
so far, is it helping you guys, this session? If you have any question you can ask. लास्ट पॉइंट पे फिर हम लोग शुरू कर देंगे. बाकी ओवरऑल दोस्त हु ज्वाइन, ओके. If you're talking about physiology, there are two books you can go with. शॉर्ट बुक्स के लिए आइदर फिरदौस और बीआरएस. अगर आपको मेरी रिकमेंडेशन चाहिए तो मैं बीआरएस की बात करता हूँ, क्योंकि फिरदौस रट्टा है, पूरे पूरा रट्टिफिकेशन है. यू वोंट नो द कॉन्सेप्ट, यू विल नो दैट हाँ ये चीज होती है, ये चीज होती है, ये चीज होती है. सो अगर पेपर क्लियर करना है तो हो जाएगा. CVS and रेस्पो 10 days में खत्म हो सकता है if you give 7 days to CVS and 3 days to respiratory. I know it seems hard, but I did it. मैं बताता हूँ किस तरीके से आप किसी भी मॉड्यूल को इतने दिन में खत्म कर सकते हो. फिरदौस के साथ so BRS Physio will be enough for all modules. Yes, but you should watch videos, YouTube videos. Or if you have Kaplan, you can watch Kaplan either. क्योंकि कैप्लन के अंदर फिजियोलॉजी बहुत अच्छी दी हुई है और उससे आपको फायदा ये होगा कल को अगर आपके स्टेप्स का मूड बना तो यू कैन गो फॉर स्टेप्स यहाँ से. लेकिन टाइम नहीं है तो इसलिए मैं कहूँगा कि ना सिर्फ और सिर्फ आप AK लेक्चर, यूट्यूब पे चैनल है AK लेक्चर में लिख देता हूँ यहाँ पर AK लेक्चर इज इम्पोर्टेंट. हर किसी को सब्सक्राइब होना चाहिए. अच्छा AK लेक्चर के बारे में बता देता हूँ. AK लेक्चर आपको MBBS नहीं बनाता. AK लेक्चर आपको रिव्यू देता है, चीजों का रिव्यू देता है आपको, मतलब उस तरह की चीज नहीं बताएगा, बट एटलीस्ट व्हाट यू आर स्टडिंग आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हो. इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ना आप थोड़ी बहुत वीडियोस देख लें. लेकिन आई थिंक हो जाएगा, टेंशन नहीं है. AK लेक्चर, उसके अलावा एक और क्वेश्चन था हमारे पास. अच्छा मैं आपको एक थोड़ा सा सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ. आपके पेपर्स आपके स्लाइड से आते हैं, तो अगर आप सिर्फ स्लाइड्स भी पढ़ लें आपका पेपर हो जाएगा. प्लीज गाइड अबाउट फिजियोलॉजी बाबा. फिजियोलॉजी इट्स ऑल अबाउट फंक्शंस. और मेरा हमेशा से फिजियो एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है एक हद तक. अगर आप न्यूरोफिजियो की बात करें वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल कार्डियक फिजियो की बात करते हैं तो वो डिफरेंट है, ब्लड फिजियो वो डिफरेंट है. तो मैं बात करता हूँ कि टीचर जो है वो क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे एक फिजियो के वाइवा में. तो अब फिजियो जो है वो टोटल फंक्शनैलिटी के ऊपर है कि फंक्शंस क्या क्या हैं और हमें उस फंक्शन से किस तरीके से आप रिलेट करते हो, ये सब इम्पोर्टेंट है. खैर मैं आपको बताता हूँ. अगर आप देखें कि ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा बुक छोड़ के स्लाइड कर लेना. स्टूडेंट ने क्लियर किया है, स्टूडेंट ने बिल्कुल क्लियर किया है. इफ यू हैव टाइम तो मैं कहूंगा बुक्स पढ़ो. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्लाइड्स पढ़ सकते हो, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आपको ये पता हो कि कौन सी स्लाइड कहाँ पर किसके अंदर क्या क्या चीजें हैं. Where to do neuro physio from for good score. Do you have first aid? यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक फर्स्ट एड ली है या नहीं ली है, मुझे बताओ जरा. फर्स्ट एड ले लो पहली फुर्सत में जिसने नहीं ली है. फर्स्ट एड इज इम्पोर्टेंट. फर्स्ट एड इज इम्पोर्टेंट. अली जाहिद को मैंने बताया था फर्स्ट एड के बारे में. सही है, ओके. मैं बताता हूँ फर्स्ट एड के बारे में, बताता हूँ आपको फर्स्ट एड के बारे में बताता हूँ. ओके, मोस्ट ऑफ द गाइस थिंक, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि फर्स्ट एड जो है वो यूएसएमएलई की तैयारी है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सही है, यू कैन यूज दैट बुक, यू कैन यूज दैट बुक टू क्लियर एमएलई एग्जाम. फर्स्ट एड का काम है फर्स्ट एड में भाई. फर्स्ट एड में आपको ब्लड मिलेगा, फर्स्ट एड में आपको ये मस्कुलर स्केलेटन मिलेगा, सारी चीजें.
अच्छा इदरीस, हमने इतनी इम्पोर्टेंट कोई बात नहीं की, हम वही पिछला रिवीजन कर रहे थे। हम ये बात कर रहे थे कि ना फिजियोलॉजी के लिए या फिर सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक्स यूज कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। अब कमिंग टू द पॉइंट, मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट एड के बारे में। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं फर्स्ट एड जो है ना, मेरी ये दूसरी फर्स्ट एड चल रही है। मेरी पहली फर्स्ट एड का हाल बुरा हो चुका था, मेरी दूसरी फर्स्ट एड चली है, मैंने फर्स्ट ईयर में ली थी। आपको फर्स्ट एड में ब्लड मिलेगा जो कि आपका मॉड्यूल है। आपको फर्स्ट एड में लोकोमोटर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मिलेगा जो कि आपका मॉड्यूल है। आपको फर्स्ट एड में कार्डियोलॉजी मिलेगा जो कि आपका मॉड्यूल है। आपको फर्स्ट एड में रेस्पिरेटरी मिलेगा जो कि आपका मॉड्यूल है। इसी तरीके से हर ईयर का कंटेंट फर्स्ट एड में मौजूद है। मैंने आपको अगेन अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है ये आपका यूएस असेंबली स्टेप 1 है, सही है। तो इसीलिए जो फर्स्ट एड है, भले ही आप उसमें पढ़ रहे हो, आपको देना हो या ना देना हो, मेरी रिकमेंडेशन होती है कि ना एक एमबीबीएस स्टूडेंट के पास पढ़ना होना चाहिए। यार हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते। मेरी तो दुआएं तुम लोग सब पास हो जाओ। अगर मेहनत करोगे, सही है, चीजों को लेके चलोगे, साथ साथ डिस्कशन करोगे, सही है, दोस्तों के साथ। इस पूरे डिस्कशन का प्लेटफॉर्म मकसद है, मैं बस ये देखना चाह रहा था कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे। सो वी हैव 20 पीपल आई थिंक। हमने 2 दिन पहले, 19 हो गया खैर, हमने आराम से मतलब 2 या 3 दिन पहले मैंने ये पोस्ट किया था, और इतने लोग भी बहुत है, और ऊपर से हम लेट भी स्टार्ट हुए। तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को इस चीज़ की ज़रूरत है ना। इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म है ना, इस तरह की कोई चीज़ है जहाँ पर स्टूडेंट डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सके। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जो आपका दोस्त होता है, जो आपके साथ होता है, बैठा होता है, वो अगर आप उससे पूछो क्वेश्चन, वो आपको मना नहीं करेगा, सही है। तो कुछ कई दफा ऐसा होता है कि ना स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ना दे स्टडी इनफ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सही है। मैं डिस्कशन के बगैर नहीं चल सकता। अगर डिस्कशंस खत्म हो जाती तो शायद मैं फेल होता रहता। ये भी पॉसिबल है कि इस साल अगर, हमें तो पढ़ाओ उसको, वट एवर यू स्टडी टीच देम, सही है। जो जो पढ़ रहे हो पढ़ाओ, ओवर एफिशिएंसी दिखाओ कि मुझे आता तुम्हें नहीं आता। दैट्स द थिंग दैट विल मोटिवेट हिम एंड यू टू, हिम और हर जो भी है, सही है। अगर आप मतलब कि ना, अगर आपने कोई चीज पढ़ ली है, यार मुझे सिकल सेल एनीमिया आता है, दैट्स गुड, सही है। सिकल सेल एनीमिया आता है, मुझे ये चीजें आती है, मुझे ये इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, आई नो, यू डोंट नो, यू शुड स्टडी। तो कुछ भी नहीं पढ़ोगे क्या? बुक तो खोली होगी यार एक दफा, बुक खोल लो अभी, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। फर्स्ट एड का लेआउट बताता हूँ। फर्स्ट एड में हर मॉड्यूल के अंदर सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। तो ये जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि यार फिर ऐसे दोस्त नहीं बनाओ, सही है। जो आपके साथ ढाबे पे बैठते हैं, चाय पीते हैं, 3-3 घंटे जाया करते हैं, फिर उसके बाद आपके साथ पबजी भी खेलते हैं, वो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 1-2 घंटा डिस्कशन नहीं दे सकते। तो ऐसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए मेरे ख्याल से। तो बाकी अगर दोस्त नहीं है तो सीनियर्स। देखो मेरा ये बनाने का मकसद या फिर ये सारी चीजें करने का मकसद ये नहीं है कि ना, इफ यू हैव नो वन डिस्कशन, डिस्कस विथ योर सीनियर्स, डिस्कस विथ योर सीनियर्स। मैं बता रहा हूँ, सीनियर्स को जरूरत होती है। आपको ऐसा लग रहा होगा ना शायद, मतलब कि ना मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, मैं अपनी भी हेल्प कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम लर्निंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मैं इतना सब कुछ बता रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले साल से लोगों को बताता हुआ आ रहा हूँ। यही सारी चीजें ऑलरेडी मैं इन पर्सन लोगों को बताता हुआ आ रहा हूँ, वही सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। मैं मतलब कि ना, किसी को समझ में आती है, किसी को नहीं आती है, हर किसी का माइंड उस तरह का होता है। लेकिन स्टूडेंट्स आते हैं, सीनियर्स बोलते हैं पास पेपर्स करो, भाई उनके पास आप ये थोड़ी बोलोगे यार मुझे पूरा फिजियोलॉजी पढ़ा दो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सीनियर कहाँ से ढूंढे अब यार। हाउ मेनी आवर्स अ डे विल वी हैव टू स्टडी फिनिश लोकोमोटर इन 2 वीक्स? 5 आवर्स अ डे, 5 आवर्स अ डे। 5 घंटे आप दिन में पढ़ो, आराम से सुकून में हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना है। इन 2 वीक्स को डिवाइड करो। यस यू कैन यूज BRS फिजियो, लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ वीडियोस आर इंपॉर्टेंट। मैं मोस्टली वीडियोस के ऊपर चलता हूँ, मैं तो बुक भी नहीं पढ़ता। मैं आपको बताता हूँ लोकोमोटर 10 दिन में कैसे करना है, सही है। अगर जिसको पढ़ना है तो बताओ, लोकोमोटर 10 दिन में कैसे खत्म होगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। डिवाइड 10 डेज, डिवाइड 10 डेज इनटू 5 5, सही है। 5 डेज फॉर अपर लिम, 5 डेज फॉर लोअर लिम, सही है। अपर लिम की आप बात करो तो सही है। और
यस, बीआरएस फिजियोलॉजी, देखो फिजियोलॉजी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, सही है। मैकेनिज्म पढ़ना आसान है, सही है, मैकेनिज्म पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि मैकेनिज्म आपने दोबारा रिवाइज करना है। कहाँ रिवाइज करना है? पैथोलॉजी के अंदर रिवाइज करना है। मैं अभी आपको रिलेट करके बताता हूँ, सही है। उस दिन एक स्टूडेंट आया था मेरे पास, वो स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था इसके बारे में, एम्फाइसीमा के बारे में, कि एम्फाइसीमा का कोर पल्मोनारे के साथ क्या लिंक है। और ये मेरे ख्याल अली जाहिद अभी भी है यहाँ पर। तो हमारी डिस्कशन हुई, वी डिस्कस्ड, और कुछ उसने बात बोली जिससे मुझे कुछ क्लिक किया, सही है, वो सारी चीजें। तो अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये है कि ना वो किस तरीके से लिंक करता है आपस में, कोर पल्मोनारे कार्डियोलॉजी में, रेस्पिरेटरी के अंदर एम्फाइसीमा, दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है। तो वो जो कनेक्शन की तो पूरी बायोकेमिस्ट्री है एंड फिजियोलॉजी है ना, वो पूरा आपको पैथोलॉजी समझ जाता है, सही है। उसके बगैर आपको पैथोलॉजी समझ में नहीं आएगी। उसके बगैर आप ड्रग्स कैसे प्रिस्क्राइब करोगे? आपने ड्रग्स प्रिस्क्राइब की, उस बच्चे को हाइपरकलीमिया हो गया, क्योंकि आपने उसके केमिकल्स ही नहीं निकलवाए, ना आपने उसका पोटेशियम चेक करवाया, ना आपने उसका सोडियम चेक करवाया। तो अब मैं ये बोलूंगा कि ना फिजियोलॉजी जब आपको पता होगा ना कि ना हाँ वाकई यार, फिजियोलॉजी या फिर पैथोलॉजी या फिर एनाटॉमी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बस समझ में से फिजियोलॉजी आता है। इसीलिए बच्चे सबसे ज्यादा टाइम फिजियोलॉजी के ऊपर लगाते हैं। डॉक्टर नजीब क्यों देखते हैं लोग न्यूरो न्यूरो के लिए? क्यों डॉक्टर नजीब प्रेफर किया जाता है? क्योंकि उसके अंदर न्यूरो फिजियोलॉजी ज्यादा है, वहाँ वो चीज समझ में आती है और डॉक्टर नजीब समझाते हैं अच्छा है। तो अगर आपको एक अच्छा मेंटोर या फिर एक अच्छा टीचर या फिर अच्छा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो, देखो बीआरएस से आपको समझ में नहीं आएगा, चीजें याद हो जाएंगी, लेकिन अगर आप कोई वीडियो देख लोगे ना तो आप उस बीआरएस को गाइडेंस से भी अच्छा यूज कर सकते हो। मेरा ये एक पर्सपेक्टिव है कि जरूरी नहीं है कि ना आपको बुक ही पढ़नी है, जरूरी नहीं है कि ना आपने सिर्फ क्वेश्चन ही करने, पास पेपर्स करने, स्लाइड्स करने, बट अगर आप एक वीडियो देख लेते हो या कि किसी से बात कर लेते हो, वो चीज आपके दिमाग में स्टक कर जाती है कि हाँ यार ये मुझे चीज याद है। कई ऐसी चीजें होती हैं कि ना आपको याद नहीं रहती, लेकिन अगर आप वो डिस्कस कर रहे हो वो चीज आती है तो हो जाता है। यस, एनाटमी जोन इज गुड। इसके साथ प्लस करके वो लगा दो, टीच मी एनाटमी। टीच मी एनाटमी। टीच मी एनाटमी नहीं किया तो एनाटमी नहीं हुई, ये मैं बताऊं आपको। यानी एक और क्वेश्चन था। लोकोमोटर के ऊपर बात करो अगेन, 10 डेज को डिवाइड करो, दो दो 5 5 डेज में, 5 5 डेज को, अब जो 5 दिन है इन 5 डेज को डिवाइड करो। व्हाट यू नीड टू डू, एरिया वाइज है ना, कितने एरियाज मैंने बताया आपको? 3 एरियाज हैं। अगर हर दिन एक एरिया पढ़ो तो सही है। मैंने आपको बताया कि ना 10 डेज फॉर लोकोमोटर, 5 डेज अपर लिम, 5 डेज लोअर लिम। आपने पढ़ा जो 3 स्टेप्स में आपने डिवाइड किया हुआ है, सही है। आपने शोल्डर रीजन को अपर लिम, शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट। आपने सबसे पहले पढ़ा शोल्डर रीजन, फर्स्ट डे पहले दिन शोल्डर रीजन, दूसरे दिन एल्बो, और तीसरे दिन रिस्ट। क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ बोन्स एंड मसल्स। आपको आर्टीरियल सप्लाई, नर्व सप्लाई बिल्कुल भी नहीं करनी। आपके पास 3 दिन है, 3 दिन में आराम से ये चीजें हो सकती हैं, मेरा ख्याल है। अच्छा, दूसरी चीज, जब आप, अब बचे 2 दिन आपके पास, इन 2 दिन में क्या करना है? द वेरी फर्स्ट डे, मतलब फोर्थ डे जो होगा, उस फोर्थ डे को आपने करनी है आर्टीरियल सप्लाई एंड नर्व सप्लाई ऑफ अपर लिम, सही। अभी सिर्फ हम अपर लिम की बात कर रहे हैं। और जो फिफ्थ डे होगा, फिफ्थ डे को आपने करने क्लिनिकल्स। उस क्लिनिकल्स के साथ आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। मैं इस चीज की मतलब गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, बिकॉज व्हेन यू स्टडी क्लिनिकल्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हो रेडियल नर्व के बारे में, रेडियल नर्व डैमेज कहाँ कहाँ होती है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, वहाँ वो डैमेज होती है, लेकिन वो एरिया है कि वहां से, जैसे फॉर एग्जाम्पल शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस है, या फिर उसके बाद अगर आप आगे चले जाओ तो दूसरी चीजें होती हैं। याद याद कैसे रहेगा? डू वी हैव बोन्स इन डिटेल्स ऑफ मसल्स आर इनफ? यार बोन्स, आई थिंक, मैं आपको बताता हूँ बोन्स के अंदर क्या क्या डिटेल आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो बोन की लोकेशन, लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। बोन्स के पार्ट की लोकेशन, पार्ट की लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि जो हमारा ये डेल्टॉइड मसल है, तो डेल्टॉइड मसल्स कहाँ जाके अटैच होता है? अटैचमेंट इज इंपॉर्टेंट इन अ सेंस कि ना उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन होगा, अगर आपको वो नहीं पता होगा तो आप वो रिलेट नहीं कर पाओगे। जरूरी नहीं है कि ना आप पूरी पूरी डिटेल बोलो, लेकिन एक दफा जरूर करो। अच्छा, अब ये है कि ना फॉर निमरा मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हो। एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ। एवरीवन, इफ यू आर यूजिंग योर लैपटॉप तो ये सर्च करो, जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने लिखा है पर्पस गेम स्कैपुला, इसको आप सर्च करो अभी गूगल पे।
तो मुझे बताओ वहां पर क्या आ रहा है। फॉर लर्निंग पर्पस, ये प्रॉपर अपनी जिंदगी को थोड़ा एंजॉयमेंट लाओ थोड़ी बहुत यार। इसके अंदर गेम है, इसके अंदर आप चेक कर सकते हो पार्ट्स के बारे में कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है। ये जो मैंने चीज दी हुई है, जस्ट कॉपी पेस्ट इन गूगल एंड सर्च इट कि ना वहां पर आपके पास क्या आता है, कौन सी वेबसाइट खुलती है और उधर क्या होता है। मैंने ये डिस्कवर किया था फर्स्ट ईयर में जब मैं लोकोमोटर कर रहा था और मैं इसको कंटिन्यूसली यूज कर रहा था। एक और वेबसाइट बताता हूँ, मेट्रोनोम, और मेट्रोनोम सॉरी, मेमोरेंग। वीडियो नहीं है, वीडियो नहीं है, वीडियो नहीं है। उसको जब आप क्लिक करोगे, सही है, वेबसाइट को पर्पस गेम्स की वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो वहां पर स्कैपुला बना होगा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए सुपरफिशियल और डीप मसल्स कौन से हैं। सही है। तो व्हाट यू गाइस थिंक, आप कोई भी चीज लिखो पर्पस गेम्स के साथ, आप स्कैपुला लिखो, यस यू सॉल्व इट। सही, आपके सामने पॉइंट्स होंगे। डोंट यू थिंक यू विल रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स? डोंट यू थिंक यू विल रिमेंबर ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ स्कैपुला? इसी स्कैपुला के साथ आप कोई भी चीज लिखो, आप हेड नेक लिखो, आप ब्रेन लिखो, आप बेसिकली मसल्स लिखो, कुछ भी लिखो, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर आ जाएगा एंड यू विल बी पॉइंटिंग दिस। एंटीरियर स्ट्रक्चर, पोस्टीरियर स्ट्रक्चर, लेटरल स्ट्रक्चर, मीडियल स्ट्रक्चर, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बाकी आप ये कर सकते हो। निंजा नर्ड इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई थिंक द वन थिंग यू शुड नो अबाउट एनाटमी, एनाटमी के लिए बहुत सारी वेबसाइट मौजूद है इस वक्त, जिसके अंदर है अपना टीच मी एनाटमी और कैनहब। मैं ये रेकमेंड करता हूँ, मैंने मेरे पास कैनहब की वीडियोस वैसे पड़ी नहीं है, तो उसके अलावा आपको मतलब कि ना यूजुअली टोरेंट वगैरह से लोग डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी दोस्त के पास है तो यू कैन उससे ले सकते हो आप। तो मैं ये बोलूँगा कि ना जो आप कंटेंट यूज कर रहे हो ना, टीच मी एनाटमी का कंटेंट यूज कर रहे हो या फिर क्या नाम है कैनहब का कंटेंट यूज कर रहे हो, वहां पर जाके आप वो यूज कर सकते हो। उसकी ही वीडियोस देखी जाए तो ज्यादा बेहतर है। बट अगेन जहां से आपको समझ में आए करो, स्टार्ट करो, डोंट वेस्ट योर टाइम इन सर्चिंग अबाउट डिफरेंट कंटेंट। मैं आपको जो एक स्ट्रेट पाथ अभी डिसाइड करो व्हाट यू नीड टू डू, जहां पर इशू आ रहा है यू कैन कॉन्टेक्ट। अब ये बताओ कि ना किस किस ने पर्पस गेम्स एक्सप्लोर किया। मैं यहाँ पर, so how is it? What do you guys think? This will help or not for anatomy? सही है। अब मैं लिख रहा हूँ अपर लिम का हमने क्या किया है इसको, अपर लिम 5 days, अपर लिम इन 5 days। सही है। अब मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या क्या चीजें करनी है। फर्स्ट डे, फर्स्ट डे क्या करना है हमने, शोल्डर रीजन करना है। अगर आप बोन्स वाइज पढ़ोगे ना तो करते ही रह जाओगे कि यार मैं आज मैं ह्यूमरस पढ़ लेता हूँ, कल मैं ये कर लूंगा, तो फिर बस फिर करते ही रह जाओगे। एल्बो रीजन, सही है। आई एम राइटिंग होल प्लान कि क्या प्लान होना चाहिए। एल्बो रीजन के अलावा अब है रिस्ट। फोर्थ डे व्हाट वी विल डू, मैं न्यूरो एनाटमी को आपको बताता हूँ न्यूरो एनाटमी के लिए क्या करना है। वेट, फोर्थ के लिए हमारे पास है, फोर्थ डे पे हमने करनी है आर्टीरियल सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। और फिफ्थ डे क्लिनिकल्स एंड रिवीजन। अच्छा, आर्टीरियल सप्लाई को ब्लड सप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि हमें वेनस सप्लाई भी पढ़नी है। सो इसको कॉपी पेस्ट कर लो, जिंदगी खुश। यार वैसे अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो फिर वो यही है, ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। क्योंकि देखो बोन एंड मसल्स तो करना ही करना है, लेकिन अगर आपने ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई छोड़ दी ना तो मेरे ख्याल से आप आगे नहीं आ सकते। खैर, करना जरूरी है। मैंने कर दिया, पोस्ट कर दिया, मिल गया सबको। ओके, बट न्यूरो एनाटमी इज क्वाइट कंफ्यूजिंग इफ यू डोंट कीप इट। ओके, न्यूरो एनाटमी की बात करता हूँ। न्यूरो की मैं बात करता हूँ। न्यूरो एंड सिर्फ एक लिंक,
हाँ ना, एक ही लिम्ब का पढ़ोगे ना, क्योंकि वो कोरिलेट कर लेगा ना उधर। आपने एक दफा शोल्डर रीजन पढ़ लिया उधर, लेकिन आपको यह एक और चीज बताएं आप। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेशेंट के पास जाते हो, ये मैं एक छोटी सी आपको ट्रिक बता रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, आपको लोअर लिम्ब अलग करना है। लोअर लिम्ब अलग करना है। लोअर लिम्ब बिल्कुल डिफरेंट है। लोअर लिम्ब के लिए 5 दिन हमने अलग लिखे हैं। सही है। लोअर लिम्ब का प्लान मैं आपको बताता हूँ। लोअर लिम्ब कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू अपर लिम्ब। मैं हमेशा बोलता हूँ अपर लिम्ब से स्टार्ट करो। उसकी वजह ये है कि ना तुम पेज पे आ जाते हो एनेटमी। सही है, तो तुम्हारी थोड़ी सी स्पीड भी तेज हो जाती है कि हाँ यार चलो ठीक है अब ये बोन पढ़नी है। तो तुम्हें सबसे ज्यादा जो टाइम लगेगा ना, मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा जो टाइम लगेगा वो दो चीजों में लगेगा लोअर लिम्ब में। मैं वो सारी चीजें बता रहा हूँ विच। लोअर लिम्ब की बात करते हैं, इसी के अंदर एड अप होंगी। हमने ऐड करना है जो हमने डेज बताया है, क्योंकि अगर आप ये शोल्डर रीजन पढ़ते हो ना, सही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना शोल्डर रीजन आपको करने में, घंटे की बात करूं तो इफ यू स्टडी फॉर 5 आवर्स यू कैन कंप्लीट दिस। सही है। बीच में ब्रेक लेना चाहो तो ले सकते हो, तो रिमेनिंग 2 to 3 आवर्स में यू कैन कंटिन्यू विद फिजियो पैथोलॉजी एंड बायो। अगेन आई एम टेलिंग यू। लेकिन इस चीज को भी याद रखो कि ना आपके पास ड्यूरिंग एग्जाम्स आपके पास गैप्स होते हैं। और मैं यूजुअली ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं मैं उन गैप्स में करता हूँ। सही है, बायो कैम जो समझ शॉर्ट शॉर्ट सब्जेक्ट जो माइनर्स होते हैं उनको मैं करता हूँ गैप्स में। जो मेजर्स होते हैं उनको करता हूँ पहले। मैं अभी बताता हूँ थोड़ा सा। लोअर लिम्ब का स्टार्ट करते हैं। लोअर लिम्ब में आपके पास आता है अपना पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन के अंदर आप देखते हो बोन्स कौन कौन सी हैं, उनकी लोकेशन क्या है। यहाँ पर इश्यूज होते हैं काफी सारे लोगों को, क्योंकि वहां पर जब आप देखो तो गर्डल के अंदर आपके पास हिप बोन है। और हिप बोन काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो जिस तरीके से मतलब कि ना उनकी बोन्स फ्यूज हुई होती है आपस में। जैसे आप इलियट की बात करो या फिर pubic की बात करो, सिंपेसिस होती है, काफी सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा ऑप्टोरेटर फोरामेन होता है, ऑप्टोरेटर, ये सारी चीजें होती हैं। और इसके अंदर प्लेक्सिस भी दो हैं। यार मैं इस में बताऊँ ना, 4 दिन का भी हो सकता है, 3 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से कि ना भाई, सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए मेन सब्जेक्ट्स जो कि इम्पोर्टेंट है। जब वो कंप्लीट हो जाए, सही है, जैसे हाँ टारगेट रखो ना, दिन का तुम्हारा टारगेट है शोल्डर वाले दिन तुम जाके एल्बो तो नहीं उठाओगे। शोल्डर रीजन अगर तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है देन यू कैन डू फिजियो। लेकिन अगर ये इसी दौरान तुम्हारा क्या नाम है, हाँ 2 से 3 दिन का गैप होता है, यू कैन कंटिन्यू। और इज द एनुअल है, तुम्हारे ब्लड के पास 2 से 3 दिन का गैप होगा इसके लिए, लोकोमोटर के लिए। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो लोअर लिम्ब के अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा जो टाइम लगेगा वो लगेगा अपना पेल्विक बोन में। और मुझे ऐसा लगता है उसको तुम्हें आपको टाइम देना चाहिए 1.5 डे। सही है। 1.5 डे देना चाहिए आपको। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप देखो इस चीज को कि पेल्विक बोन जब आप पढ़ते हो तो उसके अंदर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। मतलब इतना आसान नहीं है पेल्विक बोन। सही है, और बच्चा भूल जाता है। मतलब मैं डरा रहा नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ बच्चा भूल जाता है। तो अब उसके अंदर उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें ये है कि ना, नूरैन, व्हाट सब्जेक्ट्स आर यू टॉकिंग अबाउट, कौन कौन से सब्जेक्ट्स? सब्जेक्ट्स बताओ फिर मैं बताता हूँ। और उस सब्जेक्ट्स में क्या क्या कंटेंट पढ़ना है ये भी बताओ मुझे। तो लोअर लिम्ब की बात करें तो लोअर लिम्ब के अंदर पेल्विक बोन है। पेल्विक बोन के बाद अपना फीमर है। फीमर के बाद आप टिबिया फिबुला, फिर नीचे एंकल जॉइंट है। फिर उसके बाद टार्सल बोन्स है। टार्सल बोन्स के बाद फिर वही मेटाटार्सल एंड फिर phalanges। तो अब इसके अंदर जब आप लोकोमोटर की बात करते हो तो लोकोमोटर के अंदर लोअर लिम्ब इज इम्पोर्टेंट, और उसके अंदर प्लेक्सिस भी दो होते हैं। थैंक यू वेदा। तो हमारे पास जो प्लेक्सिस है, यहाँ पर स्ट्रेक्टल प्लेक्सिस है, और हमारे पास से और लंबर प्लेक्सिस है। हमारे पास दो प्लेक्सिस है। जिस तरह अपर लिम्ब के अंदर सिर्फ एक प्लेक्सिस था, मेजोरिटी स्टूडेंट्स लोकोमोटर में फ्लेक्सिस नहीं करके जाते लोअर लिम्ब। सही है। और मुझे नहीं पता क्यों, मैंने भी एंड टाइम पे किया था शायद, मतलब कि ना हम भूल गए थे या क्या, कुछ भी इसका रीजन हो सकता है, बट स्टिल प्लेक्सिस मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग ऑल द मसल अटैचमेंट और ये सारी चीजें। क्योंकि जब आपको प्लेक्सिस पता होता है तो यू नो द इंसर्शन, ये कहाँ जहाँ के ये नर्व लगेगी, इस नर्व का फंक्शन क्या है। तो इन दी एंड जो है ये जब आप नर्व सप्लाई करते हो साथ साथ रिवीजन हो रहा होता है, एंड इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर,
मैं लोअर लिम्ब की बात करता हूँ, तो लोअर लिम्ब के अंदर आप क्या करोगे, पेल्विक बोन को करोगे 1.5 डे, बाकी आपके पास बचेंगे 3.5 डेज। सही है। तो उसके बाद जो रिमेनिंग हाफ डे होगा उसके अंदर आपने करना है जो नी ज्वाइंट है, क्योंकि नी ज्वाइंट इज सिंपल जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ मसल्स आ रहे होते हैं आपके, जो हमारा ये है फीमर का एंटीरियर पोर्शन है, तो वहां पर एंटीरियर पोर्शन में क्वाड्रिसेप्स होते हैं, तो क्वाड्रिसेप आके अटैच उस वहां पर अटैच होते हैं, और वहां से लिगामेंट्स के थ्रू मतलब वहां पर अटैचमेंट होती है पटेला के ऊपर, तो इन सेंस, और पीछे से हैमस्ट्रिंग होते हैं, तो इनकी इतनी मसल्स की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जितनी हमारे अपर लिम्ब की थी, लेकिन इसके अंदर बोन्स की तो बोन्स की कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास लोअर लिम्ब में ज्यादा है, इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि वो हमने मसल्स को ही वो प्रॉपर एक बना दिया कि नहीं ये क्वाड्रिसेप्स है, ये हमारे हैमस्ट्रिंग्स है, ये हमारे गैस्ट्रोनिमियास मसल्स है, ये हमारे ये मसल्स है, ये हमारे मसल्स है, तो हम उसको क्लासीफाई करते थे, मसल्स के अंदर डिफरेंट मसल्स आ रहे होते हैं, तो दैट्स हाउ यू कैन लर्न कि ना हाँ यार गैस्ट्रोनिमास है, उसके दो हेड्स होते हैं, ये होता है वो होता है, पीछे गैस्ट्रिक अपना क्या बोलते हैं हमारे पास हैमस्ट्रिंग मसल्स है, और हमारे क्वाड्रिसेप्स है। क्वाड्रिसेप्स मतलब 4 मसल्स हैं जो कि यहाँ पर आते हैं और एक्सपेंशन में काम आते हैं। तो ओके, सो हमारा जो नी ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट को हाफ डे में करना पड़ेगा आपको, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम। अगेन अगर आप 2 वीक्स की बात की थी कि ना भाई 14 डेज में कैसे करना है, तो उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा प्लान है। जिस स्टूडेंट ने पूछा था कि ना हमें अपर लिम्ब लोकोमोटर करना है 14 डेज में, तो उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा प्लान बन सकता है, बट अगर आप सिर्फ 5 डेज है आपके पास, तो व्हाट विल यू डू, यू विल डू pelvic girdle या फिर pelvic bone in 1.5 day, then you will start knee joint and complete in half day, remaining half day। फिर बचेगा एक दिन, क्योंकि उस एक दिन के अंदर आप पढ़ोगे एंकल ज्वाइंट। एंकल ज्वाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारी चीजें। अच्छा, अब जिसमें अपर लिम्ब के अंदर होता है ना हमारे पास कार्पल टनल, सही है, उसके अंदर मतलब कि ना बहुत सारे फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, और उसके अंदर से बहुत सारे स्ट्रक्चर जा रहे होते हैं, सही है, और रेटिनोकुलम होता है, इंटरनल रेटिनोकुलम। इसके बाद जब आप लोअर लिम्ब पे जाते हो, तो लोअर लिम्ब पे एंकल की तरफ रेटिनोकुलम्स होते हैं। रेटिनोकुलम जो होता है कोई भी ऐसा एरिया होता है जिसके जो सराउंड करता है कुछ चीजों को, उसके अंदर फाइब्रस टिश्यू होता है, तो ऊपर जो होता है वो कार्पल बोन्स को सराउंड करता है, इसलिए कार्पल टनल कहते हैं। तो ये इसी तरह लोअर लिम्ब के अंदर वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज पढ़नी है, जो आपके बिल्कुल जो ये हमारा मीडियल मेडुलस होता है उसके बिल्कुल नीचे, लेटरल और मीडियल मेडुलस उसके बिल्कुल नीचे जो मतलब कि एक कैविटी टाइप जगह है, वहां पर होता है रेटिनोकुलम। रेटिनोकुलम के अंदर वो बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है उसके थ्रू जाते हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एरियाज पढ़ना जरूरी है। खैर, अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें की अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब के बारे में। हाँ, अब आ जाते हैं प्लेक्सिस के ऊपर, लोअर लिम्ब के। अभी लोकोमोटर खत्म नहीं हुआ है। आई एम राइटिंग इट फर्स्ट, लेट मी एक्सप्लेन। फिर आते हैं आर्टेरियल सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में प्लेक्सिस है, प्लेक्सिस इज इम्पोर्टेंट। वन थिंग यू शुड नो इफ यू वांट टू लर्न प्लेक्सिस, कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलो, ड्रॉ देम अगेन एंड अगेन। कितना टाइम लगेगा ड्रॉ करने में? मुझे लगता है आधा घंटा लगेगा, आप 3 से 4 दफा ड्रॉ कर लोगे, यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। यार इसकी यहाँ से ब्रांच आती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करो, कलर पेंसिल यूज करो कि यार ये जो सेकेंड प्लेक्सिस है, जब मैं देखता हूँ कि ना भाई ये इस लेवल से आ रहा है, तो इस लेवल से आके यहाँ पर ज्वाइंट हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे दो ईच एरिया को, ईच नर्व को जो वहां से आ रही है, और जब वो आए वो मिले आपस में, वहां पर वो कलर डिफरेंट हो जाए, और इस तरीके से ब्रांचेस पूरी प्लेक्सिस ड्रॉ करके समझ में आएगा। प्लेक्सिस कभी भी याद करके नहीं आएगा। अगर आपने कभी ड्रॉ नहीं किया ब्रेकियल प्लेक्सिस, तो आज से स्टार्ट कर दो, कल ही ब्रेकियल प्लेक्सिस याद हो जाएगा। किस तरीके से ड्रॉ करना है उसकी बहुत सारी वीडियोस मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, आप वहां से देख सकते हो। बस देखो, लिखो सेकर प्लेक्सिस ड्रॉइंग या फिर इस तरह करके, दे विल हेल्प यू आउट। अच्छा, अब कुछ लोग आरटीएल सप्लाई की बात करते हैं, तो आरटीएल सप्लाई भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको रट्टे ही मारने हो। तो जो प्लेक्सिस होते हैं और साथ में जो आरटीएल सप्लाई होती है या जो नर्व सप्लाई होती है, इन सबको ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। आप पेपर पेंसिल लो, जो भी लो, जिस तरीके से ड्रॉ करना है, तो एक दफा नहीं, एक दफा देख के ड्रॉ करोगे, 2 दफा देख के ड्रॉ करोगे, तीसरी दफा ट्राई करोगे बगैर देखे ड्रॉ करो, गलत होगा। चौथी दफा ट्राई करोगे, उसमें थोड़ी बहुत गलतियां होंगी, 5वीं दफा ट्राई करोगे, याद हो जाएगा। फिर क्या करो, अपने दोस्त को बुलाओ, इधर आओ मेरी बात सुनो, सही है, दोस्त को बिठाओ, पेपर उठाओ, चलिए मेरी देखो, मैं ये तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ या दिखाती हूँ, उसको ड्रॉ करके दिखाओ। वो फिर वो इन अ सेंस के आपकी इतनी प्रिपरेशन हो जाएगी कि आप कम टाइम के अंदर आपकी वो चीज हो जाएगी। फ्लेक्सिस हो, आर्टियल सप्लाई हो, नर्व सप्लाई हो, वो सारी चीजें हो जाएंगी। दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट, ड्रॉ करके ड्रॉ करके ड्रॉ करके ड्रॉ करके। अच्छा, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी सेकंड या थर्ड ईयर में उन्होंने ड्राइंग की थी फ्लेक्सिस की, जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है?
हेल्प किया था आपको ड्राइंग ने? यस, यही तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो ये ड्राइंग जो है वो मतलब स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये बात वैसे ही कही जाती है कि ना उनकी ड्राइंग अच्छी होती है, तो उस चीज को यहाँ यूज करो, क्योंकि आगे जिंदगी में कभी ड्रॉ नहीं करो, बहुत कम ड्राइंग का चांस मिलेगा। ओके, आई एम राइटिंग द प्लान फॉर लोअर लिम। लोअर लिम, सही है। लोअर लिम का हमने दिया है 5 days। और फर्स्ट डे, फर्स्ट डे आपने करना है पेल्विक बोन, सही है। सेकंड डे फर्स्ट, यार ड्राइंग तुम्हें जरूरी नहीं है आती हो, तुम्हें समझ तो आएगा ना तुमने क्या ड्रॉ किया है। सेकंड डे फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट हाफ। डर्माटोम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यार डर्माटोम नर्व सप्लाई है ना, अगेन आप देखो, जब आप चेक करते हो कि क्या नाम है ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है, तो ब्रेकियल प्लेक्सिस से इन दी एंड 5 नर्व्स निकलती है, सही है। अब वो नर्व्स कौन कौन सी होती हैं? 5 नर्व्स कौन कौन सी है ब्रेकियल प्लेक्सिस की? किसी को निमोनिक याद है ब्रेकियल प्लेक्सिस का? एक मस्कुलोस्केलेटल नर्व होती है, एक मीडियन नर्व होती है, एक रेडियल नर्व होती है, एक एक्सिलरी नर्व होती है, एक अल्नर नर्व होती है। एम राइट? यस। तो इसमें से डर्माटोम्स इन्हीं से निकल रहे होते हैं, मेजोरिटी, मेजोरिटी इन्हीं से निकल रहे होते हैं, इनकी ब्रांचेज होती हैं। मैं बस ये प्लान हो गया। यार एवरेज कुछ नहीं होता। एक मिनट, बस ये लास्ट लास्ट पॉइंट लिख लो। थर्ड डे पे हमने करना है एंकल, सही है। और फोर्थ डे पे हमें करना है प्लेक्सिस, प्लेक्सिस एंड ब्लड सप्लाई। समझ में आ रहा है सबको? लाइक वॉट एवर आई सेड, इज इट हेल्पिंग? फिफ्थ डे क्लिनिकल्स, क्लिनिकल्स एंड रिवीजन फिफ्थ डे हमारे पास, और ऊपर 4 डे तक मैंने रख दिया था। ओके, हमारे पास, अच्छा ये फिर 5 मिनट में खत्म होने वाला है, तो रिज्वाइन। सही है। अब यहाँ पर आ गए बटरफ्लाई काइंड ऑफ लेग्स, सही है। अच्छा, ड्राइंग जिसको नहीं आती ना यार, यू डोंट हैव टू शो इट टू एवरीवन, सही है, जरूरी नहीं है कि ना आप सबको शो करो। ड्राइंग मेरी भी अच्छी नहीं है, लेकिन रफ ड्राइव ड्राइंग करो, जैसी ड्राइंग करनी है करो, जस्ट लर्न। जब तुम, मैंने अगेन बोला कि ना, जब तुम वीडियो देख रहे होगे, जब वीडियो पे तुम सर्च करोगे यार मुझे ड्राइंग देखनी है सैक्रल प्लेक्सिस की, या फिर लंबर प्लेक्सिस की, या फिर मैं ब्रेकियल प्लेक्सिस की बात कर रहा हूँ, तो प्लेक्सिस से जब आप ड्राइंग देखोगे तो उस ड्राइंग से आपको समझ में आएगा, हाँ यार क्या नाम है, ये चीज इधर जाएगी। लास्ट टाइम जब जब आप ड्रॉ कर रहे होगे ना, तो आपका माइंड खुद ब खुद आपको बताएगा, फीडबैक देगा, नहीं तुम गलत ड्रॉ कर रहे हो, बिकॉज तुमने प्रैक्टिस किया हुआ है। यही चीज होती है कि ना आपको डाउट आता है, जब आप मतलब कि ना उसमें थे फिजिक्स, जब आप कर रहे थे, जब फिजिक्स कर रहे थे इंटर के अंदर, तो उस टाइम पे क्या होता था, जो फॉर्मूला होता था, उस फॉर्मूला पे डाउट आता था, कहीं इसमें बॉयल्स लॉ लगेगा, चार्ल्स लॉ लगेगा। वो डाउट है क्योंकि तुमने उसकी प्रैक्टिस की हुई है, इतने क्वेश्चंस कर चुके थे कि तुम्हें अब डाउट हो रहा है। डाउट इज अ गुड थिंग, डाउट बैड थिंग नहीं है, डाउट बहुत अच्छी चीज है। जब डाउट हो, यू कैन आस्क क्वेश्चन टू योर टीचर्स, अगर वो नहीं बता रहे तो वो अलग अलग मसला है, बट यू कैन अप्रोच योर सीनियर्स।
सीनियर्स हमेशा आपकी मदद करने के लिए बैठे हुए हैं। जो आपकी मदद नहीं करता फिर वो अच्छा सीनियर नहीं है, बट स्टिल सीनियर्स हैं यार मार्केट में, यू हैव टू अप्रोच देम। मैंने अपने सीनियर्स को अप्रोच किया, दे हेल्प मी अलॉट। अभी जैसे मेरे सीनियर्स कई स्टेप्स देकर यूएस में किसी की रेजिडेंसी लगी हुई है, कोई प्लैब देकर यूके में है, कोई कतर रेजिडेंसी करके कतर के अंदर इस वक्त मौजूद है, कोई एफसीपीएस पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर करके पाकिस्तान के अंदर जॉब कर रहा है। सो अब मैं जब भी उनके पास जाता हूँ दे हेल्प मी। सही है। सो यू हैव टू फाइंड गुड सीनियर्स, गुड फ्रेंड्स अराउंड यू, विल मोटिवेट यू, वोंट मतलब कि ना तुम्हें डिग्रेड नहीं करेंगे, और दे विल हेल्प यू आउट वेन एवर यू नीड देम। ओके, अब मैं लोकोमोटर के हवाले से कोई और सवाल, और शुड बी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक? एनी अदर क्वेश्चन? ओके। मैं आपको बताता हूँ, जब मेरा ये वाला सेमेस्टर क्लियर हुआ था, सेमेस्टर 4, पीपल वर सेइंग हाउ डिड यू क्लियर, तुमने कैसे क्लियर किया? तुम मतलब तुम तो, तुम्हारे अंदर वो है ही नहीं कि ना तुम ये कैसे क्लियर कर सकते हो, हमें यकीन नहीं आ रहा। मतलब दैट्स द थिंग कि ना सीनियर्स तुम्हें डिमोटिवेट जरूर करेंगे। सही है। और इट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट। सही है। अब मैं मोटिवेट करता हूँ ज्यादा, लेकिन उसी वजह से पता है क्या होता है, बच्चे बुक बंद करके बैठ जाते हैं, हाँ भाई हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टूडेंट को बोला, मुझे एक दो एक वीक पहले मिला था, उसने मुझे बोला यार मोहसिन, मैं परेशान हूं, मैं क्या करूँ? अरे यार चिल सीन है, आराम से, क्या टेंशन क्यों ले रहे हो, बुक खोलो पढ़ाई करो। ओ, उसने बुक ही नहीं खोली। मैंने उसको डराया नहीं, उसने बुक ही नहीं खोली। तो अब ये होता है कि ना, जब बच्चा स्ट्रेस नहीं लेगा, हाउ विल ही और शी स्टार्ट स्टडिंग? अगर उसको चिल कर दोगे तो वो चिल ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत इस तरह के टॉन्ट जरूरी होते हैं, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप लोग भी सीनियर्स हो गए, किसी कल को कोई स्टूडेंट हेल्प करने के लिए आए, अगर आप नहीं कर सकते, यू शुड रेफर टू समवन हु कैन हेल्प। सही है। लेकिन डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, बट ये जरूर बोलना चाहिए बेटा आसान नहीं है, सप्ली भी आ सकती है, सप्ली इज अ चांस, जरूर आ सकती है। मैं हर सेमेस्टर के अंदर मैं घर पे आके यही बोलता था, कोई ना कोई एक पेपर का, अब शायद मुझे ऐसा लगता है सप्ली आएगी। हंसी तो बस क्या कर सकते हैं हम। खैर, इसमें शर्म की बात नहीं है, हंसी की बात नहीं है, बिल्कुल बात नहीं है। यार मेरी आई थी फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके बाद नहीं आई कभी। और मैंने वीडियो में बोला था, मेरी कभी नहीं आई सप्ली उसके बाद। वो एक मुझे धचका लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरे पास, बस एक ही चीज़ है। अगर आप लोग घूमने फिरने जाते हो कहीं पर, तो ये बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने शहर जाते हैं, मतलब कोई पंजाब जाता है, कोई इंटीरियर सिंध जाता है, कोई बाहर जाता है, जैसे इंटरनेशनल ओवरसीज किड्स हैं, तो उनको जाना होता है, बाहर जाना होता है। तो यू हैव वन मोटिवेशन, यू वांट टू एंजॉय योर वेकेशंस। वेकेशन एंजॉय करनी है भाई, ये मतलब कि ना, और कोई चीज मोटिवेशन दे ही नहीं सकती। एक स्टूडेंट, उसको पता है यार मैं भी जाऊंगा प्ले स्टेशन, एक गेम खेलूंगा, दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा। लोको एनेटमी के लिए मैंने बताया है, लोको एनेटमी के लिए आप यूज कर सकते हो बीआरएस। बीआरएस के अलावा क्या नाम है, लॉन्ग बुक्स की तरफ जा रहे हो तो डिफरेंट बुक्स है, लेकिन ग्रेस अच्छी बुक है मेरे हिसाब से, केएलएम भी अच्छी बुक है। और इसके अलावा मैं ये रेकमेंड करूंगा, टीच मी एनेटमी की तरफ आप जाएं, और एनेटमी जोन से पढ़ें या फिर कैनअप से पढ़ें, बहुत सारी वीडियोस। अच्छा एवरीवन रीज्वाइन, मैं मॉड्यूल और सेमेस्टर के दरमियान फर्क बताता हूँ। मॉड्यूल और सेमेस्टर में क्या फर्क है एंड व्हाट यू शुड डू।
यार डिपेंड करता है इनके मूड पे, नो वन कैन से एनीथिंग कि कितने परसेंट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्योंकि उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ नॉलेज दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास ये है ब्रेकियल प्लेक्सिस है। ब्रेकियल प्लेक्सिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ब्रेकियल प्लेक्सिस, तो वो कुछ आता ही है, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे तो वो रिपीट होगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती है, वो हर पेपर में होती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पिछले साल की बात है, मैं ईएनटी का पेपर देने गया था तो मोर देन 80-90 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। कभी कभी ऐसा होता है एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। इट्स अप टू यू, तुम कितने पास्ट पेपर्स करते हो। मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 10 to 12 ईयर्स के क्वेश्चंस करने चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि मैं 10 to 12 ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहा हूँ। ये वजह है सारी चीज़ों की। तो पास्ट पेपर्स रिपीट होते हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा पास्ट पेपर्स को कभी भी ये समझ के नहीं करना यार ये पेपर में आएगा। पास्ट पेपर्स को हमेशा ये समझ के करो कि क्या मेरी प्रिपरेशन डाउ के एग्जाम्स के हिसाब से है, डाउ जिस हिसाब के क्वेश्चन पूछता है क्या मैं उसको समझ सकता है या समझ सकती हूँ, क्या मेरी नॉलेज वहां तक पहुंच रही है, क्या मतलब मुझे समझ में आ रहा है वाकई कि मैं ये मुझे हेल्प करेगा ये चीजें। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि ना पास्ट पेपर्स रिपीट हो या ना हो, बट यू शुड डू इट। डाओ किस हिसाब के क्वेश्चन पूछता है? डाओ ये पूछता है रिगार्डिंग, सही है, मतलब बोलना नहीं चाहिए। डाओ आस्क रिगार्डिंग आरबीसी एंड दे विल गिव रैंडम ऑप्शंस, सही है। तो तुम्हें नहीं पता वो ये पूछ रहा है कि ना और सही वाला बताना है गलत वाला बताना है, तो यू विल गेट कंफ्यूज अ बिट। बट इफ यू डू पास्ट वर्ड्स यू विल रिमेंबर एवरीथिंग कि हाँ यार ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यू विल बी प्रिपेयरिंग बाय दैट सॉर्ट ऑफ माइंड कि यार ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता, बट स्टिल इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना, जिसने स्लाइड्स नहीं की वो बाद में पछताएगा, सही है। ये मैं बता दूं, दिस इज इम्पोर्टेंट, स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर से पहले पढ़नी है सारी की सारी। उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट्स बाहर आके गालियां दे रहे होते हैं डाउ को या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी को, या ये क्वेश्चन इन्होंने कहाँ से उठा के दिए है। जब वो स्लाइड्स पढ़ते हैं, उस स्लाइड में एक कोने में एक छोटी सी लाइन में वो पॉइंट लिखा होता है, वो उठा के वो क्वेश्चन पेपर में दे देता है। फिर स्टूडेंट को गालियां देता रहता है, यार ये क्वेश्चन कहाँ से आया, मेरे इतने नंबर कम आ गए। तो इन अ सेंस स्लाइड्स प्लस सर्टेन माइनर सब्जेक्ट्स कैन बी अ बिग चांस टू इंक्रीज योर जीपीए। जीपीए आपकी इंक्रीज हो सकती है, जीपीए आपकी बढ़ सकती है। अगर आप पास्ट पेपर्स, अगर आप स्लाइड्स, अगर आप माइनर सब्जेक्ट्स करोगे तो आपकी जीपीए पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन पास करने के लिए मेजर सब्जेक्ट्स का होना बस काफी है। इतना अगर सिर्फ पास होना, मेरे 50 नंबर चाहिए, मुझे इससे ज्यादा नंबर चाहिए। यस, एनाटमी, एनाटमी इज इम्पोर्टेंट, एनाटमी की स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मेजोरिटी लोग जो स्लाइड्स करते हैं ना, वो करते हैं बायोकेमिस्ट्री के लिए और फार्माकोलॉजी के लिए। और इसके अलावा स्लाइड जो करते हैं वो हमारे पास इसके लिए करते हैं, बीएस के लिए, सीएम के लिए, इन सब चीजों के लिए। गाइस गिव मी टू। ओके गाइस, हाँ स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है इन अ सेंस कि ना यार वो आपको नहीं पता कि ना डाओ ने किस रेफरेंस से क्वेश्चन पूछ रहा है वो, क्योंकि लेकिन डाओ की स्लाइड्स में वो सारे रेफरेंसेस होते हैं। मतलब जैसे आप बात करते हो ना केएलएम, ग्रेस और स्नेल्स, तो ये वो बुक्स हैं कि ना इनमें छोटा छोटा कंटेंट, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, इतना डिफरेंस नहीं है। अब क्या पता डाओ ने पांचों बुक से बनाया हो और वो जो डिफरेंसेस हैं वही डिफरेंस से उसने क्वेश्चन बनाया हो, लेकिन वो सारे डिफरेंसेस और सारी चीजें जो ऑलरेडी जो है वो स्लाइड्स के अंदर मौजूद है। तो इस वजह से मैं ये बोलता हूँ कि ना हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ना स्लाइड्स करनी, इसकी करूँ या इसकी करूँ, स्लाइड सबकी करनी है। स्लाइड्स आर इंपॉर्टेंट। अगर कोई स्टूडेंट से पास भी होना चाहता है, अगर वो स्लाइड्स कर ले तो वो पास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगेन अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियोस और दूसरी बुक्स पे जाना जरूरी है, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है स्लाइड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ चीजें लिखी हुई होती हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन इतनी नहीं दी हुई होती, थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स दी हुई होती है। अच्छा, पैथोलॉजी के बारे में एक और बात बताता हूँ फर्स्ट ईयर्स के लिए। इफ यू हैव क्या नाम है, आपके पास रॉबिन है,
सही है, बेसिस की। तो अब जब वो बेसिस बुक आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको दिखेगा डिफरेंट, हमारे पास क्या नाम है, पिक्चर्स होती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस की एक पिक्चर है। सही है, अब वो आती ही आती है, मतलब अगर आपसे ऑस्पी पूछने वाला है वो ऑस्टियोपोरोसिस की, तो वो वहीं से वही पिक्चर आपको देगा। तो उस पिक्चर से आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उस डिजीज की, और आप उससे सीबीएल अपना निकाल सकते हो। तो बेसिकली ये है कि ना, जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि स्लाइड्स के अंदर होती हैं, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आपको नहीं पता वो कौन सा रेफरेंस यूज कर रहे हैं, क्योंकि डाओ के लिए हमारे पास स्लाइड्स ही इंपॉर्टेंट है। सब कुछ आज ही बता दूंगा। अच्छा, रेस्पो एंड सीवीएस की बात करते हैं। सही है, लोकोमोटर सबको समझ में आ गया, और स्लाइड्स के बारे में या इसके बारे में और कोई क्वेश्चन किसी का हो तो मुझसे पूछ सकते हो बिल्कुल। यस, फातिमा का एक क्वेश्चन है कि ना, आई गेट कंफ्यूज इन टेलिंग इफ द बोन इज राइट एंड लेफ्ट, इट्स ऑल अबाउट द लोकेशन एंड पोजीशनिंग ऑफ द बोन। आपको पोजीशन पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप क्लेविकल की बात करते हो, तो क्लेविकल की एक थोड़ी कर्व सरफेस है, थोड़ी सी स्ट्रेट सरफेस है। तो सरफेस के बारे में पता करो। जैसे एक्रोमियन जो होता है, एक्रोमियन की पोजीशन किस तरह की होती है और उसकी लोकेशन किस तरह की होती है। ओके, मैं ओके, एक मिनट, मैं बाकी रीनल बारी कब आएगी यार। आई थिंक ना, हमें इस चीज को कल तक भी हम लोग जा सकते हैं। स्लाइड्स नहीं देते भाई, डाओ वाले खुद का कलेक्शन रखा है, बट सीबीएस और रेस्पो का नहीं रखा। मैं आपको जिसको स्लाइड्स चाहिए, चाहिए, लेट मी नो। मैं आपको मॉड्यूल वाइज या सब्जेक्ट वाइज, मॉड्यूल वाइज आपको मैं स्लाइड्स देता हूँ डाओ का। डाओ की स्लाइड्स मेरे पास हैं, तो मैं उसको ड्रॉप बॉक्स पे अपलोड करके मैं आपको भेज दूंगा। जिसको चाहिए वो मुझे बता दे, मैं स्लाइड्स बिल्कुल भी दे दूंगा। बाकी आज हमारी मेजोरिटी डिस्कशन जो थी वो लोकोमोटर के ऊपर थी। तो कल हम लोग सीवीएस और रेस्पो कर सकते हैं। सही है इदरीस, मैं तुम्हें भी दे दूंगा। मैं स्लाइड्स मेरे पास रखी हुई है बिल्कुल। मैं मुझे इसको अपलोड करना है ड्रॉप बॉक्स पे, तो मैं ड्रॉप बॉक्स पे जल्दी से अपलोड करके मैं तुम्हें बता दूंगा, और आई विल शेयर ऑन माय स्टोरी। बाकी अगर वी आर एंडिंग, सही है, अभी एंड करते हैं। सही है, मैं स्लाइड दे दूंगा सबको, जिसको चाहिए हो मुझे मैसेज कर दे, और मतलब ग्रुप के ऊपर मैं लिंक में कर दूंगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या नंबर शेयर कर देता हूँ। जहाँ पॉसिबल हो यू कैन कॉन्टैक्ट, मतलब मेरा, मैं लाइब्रेरी में तो होता ही हूँ, लेकिन आजकल क्वारंटीन का सिचुएशन है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन फेसबुक। सो काइंडली गिव योर रिव्यूज, फिर हम इस चीज़ को एंड करते हैं। और कांटेक्ट आप मुझे कर लेना स्लाइड्स के लिए। कल शाम तक इंशाल्लाह मैं स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा सारी ड्रॉप बॉक्स पे या फिर गूगल ड्राइव पे, देन आई विल शेयर द लिंक विद यू गाइस, और वहां से आप देख लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस दुआओं में याद रखो यार। ओके, फ्रॉम नाउ ऑन व्हाट वी विल डू, कल हम लोग रिमेनिंग मॉड्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है ना टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे या सब्जेक्ट वाइज, ताकि आप लोगों को भी फायदा हो और मेरी भी पैथोलॉजी वगैरह रिवाइज हो जाए। तो मैं कंसिडर करूंगा पैथोलॉजी को, उस पैथोलॉजी से रिलेटेड जो जो फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, जो भी लिंक हो रहा होगा उस डिजीज के अंदर, आई विल एक्सप्लेन दैट। सही है, मैं ये कोशिश करूंगा, और ये डिस्कशन है, तो इट्स नॉट ओनली मी, इट्स यू टू, और यू टुक अ पार्ट इन दिस डिस्कशन। सही है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं।